कैसे हैं आप लोग? आपका ग्रेविटेशन के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ग्रेविटी एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कांसेप्ट समझाया है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कांसेप्ट समझाया है, बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशन के सेकंड लेक्चर में साहब आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ग्रेविटेशन कैसे इंट्रोड्यूस होता है, इसके वेलोसिटी का कांसेप्ट समझेंगे और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को समझेंगे। तो ये मेन 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लेक्चर का। साहब कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी का कांसेप्ट डिफाइंड होता है, ये हमने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा है। अगर फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होगा। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है? आप कहेंगे साहब हमने पढ़ लिया कंजर्वेटिव भी है, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है और एमजीएस डिफाइन होता है, ये हम सब पढ़ चुके हैं वर्क एनर्जी पावर में। लेकिन वर्क एनर्जी पावर और यहां पे एक मेजर डिफरेंस है। वर्क एनर्जी पावर में हम अर्थ सरफेस के आसपास ही घूमते थे, जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होता था इन मैग्नीट्यूड mg एंड डायरेक्शन सेंटर की तरफ। यहां पे तो हम अर्थ सरफेस से बहुत ऊंची ऊंचाई पे चले जाएंगे, तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरिएबल होता है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो जाएगा, F बराबर mg, m इंटू जी, और जी h हाइट पे चेंज हो रहा है। तो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक वेरिएबल फोर्स की तरह ट्रीट करेगा। याद करिए पूरे वर्क एनर्जी पावर में ग्रेविटेशनल फोर्स को आपने कांस्टेंट फोर्स ट्रीट किया। क्यों? क्योंकि आप अर्थ सरफेस के आसपास ही खेल रहे थे, लेकिन ग्रेविटेशन में बहुत दूर जाके खेलने वाले हैं, इसीलिए खेल की तैयारी से पहले खेल की तैयारी करते हैं और ये समझते हैं कि यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक वेरिएबल फोर्स होगा। अब यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम अर्थ सरफेस से बहुत दूर दूर जाके हम डिफाइन करेंगे। चले जाएंगे अर्थ सरफेस से 6400 किलोमीटर ऊपर, 3200 किलोमीटर ऊपर नहीं जा पाएंगे, कोई बात नहीं, मान लेंगे कि पहुंच गए, और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम देखने वाले हैं। तो ये यहां पे थोड़ा सा वर्क एनर्जी पावर से अलग होने वाला है, ठीक है भाई। तो चलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बताइए, क्या होगा साहब? ये कुछ होता ही नहीं। फिर से मैं वो एग्जांपल रिपीट करना चाहता हूं। मैंने 1.5 घंटे में आपको पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स का कांसेप्ट फील कराया था। नहीं फील हुआ तो फिर से मैं एक बार और कहता हूं, ध्यान से सुनिए। आपका नाम है रमेश, एग्जांपल के लिए मान लो तुम्हारा नाम है रमेश। जब मैं बोलता हूं रमेश नहीं बोल पा रहा, मैं रमेश बोल ही नहीं पा रहा, मैं रमेश, दिक्कत है मुझे ये वर्ड बोलने में। तो मैं आज से ना तेरा नाम रख देता हूं रामलाल। तू रामलाल है, मैं तुम्हें रामलाल ही कहूंगा। तू सोचेगा सर कह लो, आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम्हें अच्छा लगे ना लगे मैं रामलाल कहूंगा। पढ़ना है तो पढ़, नहीं तो निकल जाए यहां से। अगर पढ़ना है तो रामलाल सुनना पड़ेगा, पढ़ना है तो रामलाल सुनना पड़ेगा। यहां है तो मैं बोलूंगा, ठीक है सर? क्या घर वाले कोई बताना है? घर वाले रमेश ही बोले कि रामलाल? तुम्हें से पूछ रहा है घर वालों को सर क्या बताऊं, रमेश ही रहने दो कि रामलाल? नहीं, घर वालों को जो मर्जी है रहने दे, और तेरी शकल, सूरत, तेरा काम, तेरा बिहेवियर सब कुछ वैसा ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं तेरा नाम नया रख देना चाहता हूं। पूछ क्यों? तो क्योंकि मैं तेरा जो नाम है रमेश नहीं बोला जा रहा, तो मैं रामलाल बहुत आसानी से बोल लेता हूं। सेम यही रिलेशन है कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी में। जो दो देखो, वर्क डन किसी पॉइंट पे डिफाइन होता नहीं है, तो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी ऑब्जेक्ट को ले जाने में जो वर्क डन होगा ना, कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होगा, उसके नेगेटिव वैल्यू को ही हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रखते हैं। मान लो यहां से यहां तक लाने में मैंने 5 जूल वर्क किया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को -5 जूल रख दूंगा, बस। और कोई नई बात ही नहीं है यार। कहते बच्चा सर हमको पोटेंशियल एनर्जी फील नहीं आ रहा। अबे राम, तेरा राम है, तेरा XYZ कुछ भी नाम है, तेरा रीना मीना टीना नाम है, मैं रामलाल बोलूंगा, मेरी मर्जी। बस वही है पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। देखो मान लो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक किसी m मास के पार्टिकल को मैं उठा के धीरे धीरे यहां पे रख दूं। मैंने रखा, धीरे धीरे रखा, ग्रेविटी के अगेंस्ट रखा, तो यहां पे वर्क डन बाई जो ग्रेविटी होगा, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स बाई टेकिंग अ मास फ्रॉम ए टू बी, वो कुछ होगा। उसके नेगेटिव वैल्यू को मैं कहूंगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन फाइनल टू इनिशियल। तो ये रखूंगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। ये रिलेशन है, हो गया, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो सेम टू सेम वैसे डिफाइन किया है सर आपने जैसा वर्क एनर्जी पावर में किया था। हाँ, वर्क डन है, यहाँ पे वर्क डन वेरिएबल फोर्स का है, तो तुम इंटीग्रेशन के टर्म्स में लिख लेना। वहां पे कांस्टेंट फोर्स हमने एज्यूम किया था कि अर्थ सरफेस के आसपास ही खेलना था, इसलिए हमने लिख लिया था। फील आ रहा है इस बात का?
नया रिलेशन में ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहता तो मैं क्या लिखूंगा, देखो माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स डॉट dr वेक्टर फ्रॉम पॉइंट r a टू r b इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट b माइनस पोटेंशियल एनर्जी। बस हो गया, जो वर्क डन कोई चेंज पोटेंशियल एनर्जी कहते थे, बात खत्म। वर्क डन को चेंज पोटेंशियल एनर्जी कहते थे, बात खत्म। लेकिन कोई मेरे से कह रहा कि नहीं पोटेंशियल एनर्जी में, तो चलो ठीक है डिफाइन करिए, मुझे b का पोटेंशियल बताओ। तो कोई ऐसा पॉइंट मानना पड़ेगा जहां पे पोटेंशियल को जीरो बोलूं, तो एक मैं पोटेंशियल को जीरो बोलता हूं। आज मैं पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन डिफाइन करता हूं, सुनना ध्यान से। वर्क डन, ध्यान से सुनना, फील करना इस बात को। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए मास फ्रॉम एमआर हाउस टू दिस फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म। सुनना मेरी बात को, सुनना अच्छे से सुनना। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए मास फ्रॉम एमआर हाउस टू द फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म एट अलग पांडे के घर पे, अलग पांडे सर के घर पे। अब मेरे घर से एक पॉइंट मास को अलग पांडे सर के घर पे लाने में जो वर्क होगा वो अलग पांडे सर के घर की पोटेंशियल एनर्जी होगी। लो भाई, अलग पांडे सर के घर आने की वजह से इस एम मास में जिसको लाया है उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। ये अलग पांडे सर फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म में आने की वजह से, इसके फील्ड में आने की वजह से एम मास का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एम मास इज इक्वल टू वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम एमआर टू फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म। ये डेफिनेशन है, और इसको कोई गलत प्रूफ करके बता दे तो मान जाऊंगा। ये फिजिकली सही है, एकदम फिजिक्स की भाषा में सही है। सुनना ध्यान से। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन यहां से यहां तक, अच्छा माइनस ओ आई एम सॉरी माइनस एमआर हाउस इज एट कोटा। यहां से एम मास के एक पार्टिकल को उठा के धीरे धीरे यहां पे रख दिया। तो ग्रेविटेशन की वजह से जो वर्क हुआ, ग्रेविटेशनल फील्ड में किया मैंने, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से निगेटिव वर्क होगा, वही पोटेंशियल एनर्जी होगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पोजीशन पोटेंशियल एट फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म माइनस पोटेंशियल एट एमआर हाउस। ये डेफिनेशन है और कोई बुराई नहीं इसमें, एकदम सही डेफिनेशन है। अब अगर तुम रेफरेंस मान लेते हो कि एमआर हाउस का पोटेंशियल एनर्जी जो है, एमआर हाउस का पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो एमआर हाउस का पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो इसको तुम जीरो बोल दोगे। तो पोटेंशियल स्टोर इन एम मास इन द फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। बस। अरे भाई एम मास को पार्टिकल को, एम मास के पार्टिकल को उठा के हाथ तक रखने में जो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट वर्क हुआ है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क हुआ है उसके माइनस वैल्यू को, अरे मैं लेके आऊंगा तो ग्रेविटी होगा ना स्पेस में कहीं ना कहीं। मैं फिजिक्स वाला, मैं अपने घर से मास को उठा के धीरे धीरे ले जा रहा हूं, तो ग्रेविटेशन भी तो एक्ट हो रहा है। तो ग्रेविटेशन का जो वर्क होगा, और ग्रेविटेशन का वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो किसी भी पाथ से लाऊं मैं ग्रेविटेशन का वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो मैं किसी भी पाथ से लाऊं, ट्रेन से लाऊं, हेलीकॉप्टर से लाऊं, या पैदल ही चल दूं, 400-500 किलोमीटर है, मास उठा के एमआर हाउस से मैं खुद ही मास उठा के पैदल ही चल दिया साहब, पैदल जा रहा हूं 25 दिन बाद पहुंचा, तो मैंने कुछ वर्क किया, तो मेरा वो कभी गोली मार, ग्रेविटी भी तो प्रेजेंट होगा। तो ग्रेविटेशन ने साथ साथ में जो वर्क किया उसके नेगेटिव वैल्यू को चेंज इन पोटेंशियल बोलेंगे। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, एमआर हाउस का पोटेंशियल जीरो हो गया, तो फिजिक्स वाले प्लेटफॉर्म पे एम मास में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्टोर होगा वो वैल्यू आ गई है। उतना सिंपल था। देख चलो अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो द पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी ऑफ वर्क टू द, देखो द पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी टू द वर्क डन ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, पोजीशन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर तुम कहते हो कि एमआर हाउस से जब एम मास को मैं ले जा रहा था तो कोई ग्रेविटेशनल फील्ड ही नहीं था, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा ही नहीं। किसी में भी पार्टिकल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मास है, बोल दो आसपास में कोई फील्ड नहीं है, तो इसको मैं छोड़ दूंगा ना, तो यही रहेगा, इसमें कैपेसिटी ऑफ वर्क ही नहीं है। लेकिन ग्रेविटी है, यहां से छोड़ू मैं, यहां से छोड़ू और यहां से छोड़ू, तो ज्यादा वर्क करने की क्षमता कब होगी, जब जितना ज्यादा ऊपर होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई पार्टिकल अगर है तो उसमें एक एनर्जी स्टोर होती है। उस एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, तो उस एनर्जी की वैल्यू उतनी होती है जितना इन्फिनिटी से उस मास को यहां तक लाने में वर्क हुआ है, क्योंकि इन्फिनिटी के पोटेंशियल को हम लोग जीरो मानते हैं। यहां पे हमने एक केस माना है कि एमआर हाउस के पोटेंशियल को जीरो मान लिया, वो एक रेफरेंस है। लेकिन पूरी दुनिया में कोई अगर कहीं बैठा है उसके लिए डेफिनेशन सही है, लेकिन एमआर पूरे इंडिया के लिए तो कॉमन नहीं है, एमआर का हाउस पूरे इंडिया तो नहीं जानता है, तो डेफिनेशन हम लोग के लिए एकदम सही है। तुम सीबीएसई बोर्ड में लिख दो, गलत करते तो केस कर दूंगा सीबीएसई बोर्ड पे।
तेरी मर्जी, तू कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान सकता है। तू एमआर हाउस पे जीरो माना, फिर इस वाला प्लेटफॉर्म पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही डेफिनेशन है। तेरी मर्जी, तू कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान सकता है, तेरी मर्जी है ये। लेकिन पूरी दुनिया के कॉमन पॉइंट क्या होगी? इन्फिनिटी। इसीलिए हमने क्या किया कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लिया। देखो, पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे हम जीरो मानते ही एज्यूम किया है, और ये एजम्पशन एक ऐसा एजम्पशन है जो पूरी दुनिया के लिए कॉमन हो सकता है, इसलिए हम इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो बोलते हैं। होता नहीं है, माना है। मान तो तू मेरे घर पे ले, मान तो अपने घर पे ले, मान तो तू युगांडा में ले ले, ऐसा डेफिनेशन बना दे। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास, या सॉरी एम मास, वर्क डन in bringing m mass from Uganda to this point का नेगेटिव वैल्यू इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल है। तो देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग मास m फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब तुम बोलोगे सर अभी तो आप ग्रेविटी ग्रेविटी रट रहे थे, यहां पे आप तो कह रहे हो कि वर्क डन in bringing mass from infinity to that point in gravitational fields without change in kinetic energy is called gravitational potential energy। यहाँ पे तो आप कुछ मेंशन ही नहीं करें, तो ग्रेविटी कहाँ होगा? तो ये रोको, पहले ये पढ़ो। नेगेटिव वर्क डन बाय ब्रिंगिंग एम मास फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये सही है, ये सही है, ये समझ रहा था। जो ग्रेविटी का नेगेटिव वर्क है उसको हम कहते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या पे समझा? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की नेगेटिव वैल्यू को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। दैट्स इट, कोई खास बात नहीं, हटा। ये हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम जानता है क्या? हाँ, सारे थ्योरम का भगवान, सारे थ्योरम का बाप, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर किसी बच्चे ने लेक्चर नहीं देखा है, गलती से भी डाउट पूछ लिया, वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर देखा और यहाँ पे आके जबरदस्ती का डाउट पूछा, तो बहुत कूट दूंगा मैं। पहले वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर को, उसे बिना ग्रेविटेशन देख रहे हो तो बहुत गलती कर रहे हो, वही से सारी फील आती है। अब मैं कह रहा हूं कि कंजर्वेटिव फोर्स के नेगेटिव वर्क को मैं डेल्टा करता हूं। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करता हूं, इफ काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, तो डेल्टा का इज 0, देन वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को डेल्टा यू कह सकता हूं। तो नेगेटिव सॉरी वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बराबर डेल्टा यू। ये एक थ्योरम है कि ये इत्तेफाक से आया है, ये आ गया है। असल में पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, असली फॉर्मूला यही है। कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के डिफाइन, और बस ये एक नाम है। नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, दैट्स इट। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन को भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। ये असल में नकली फॉर्मूला है, हमेशा नहीं वैलिड है, नॉट ऑलवेज वैलिड, नॉट ऑलवेज वैलिड, ओनली वैलिड व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट हो और कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट आपने किया, मतलब या ये होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होना चाहिए, तभी तो इसको उधर ले जाके माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स को डेल्टा यू लिखोगे। तब आप कह सकते हो कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दिस कैन बी डिफाइंड विद अ पर्टिकुलर एजम्पशन, बट इसका कोई एजम्पशन नहीं है, इसका कोई एजम्पशन नहीं है। इसीलिए ध्यान से देखिए, ये भी फॉर्मूला सही है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग मास m फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड विदाउट W, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क डन है उसी को कहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें भी सवाल पूछा जाता है, तो आपको ये रटा हुआ होना चाहिए। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड कंजर्वेटिव फील्ड का नेगेटिव वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दोनों आपको याद होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट मास। एक पॉइंट मास में कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा इन द फील्ड ऑफ पॉइंट मास। एक पॉइंट मास यहां पे जो कि रेस्ट में है। अच्छा, मान लो कोई मास ही नहीं, हटा, कोई मास ही नहीं, यहां से r इज इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब ये इनफाइनाइट, इसको इनफाइनाइट बोलते हैं, जो दुनिया से बहुत दूर है, युगांडा में, दुनिया से बहुत दूर युगांडा की घाटियों में से तो एक मास को उठाया,
और उठा के कंधे पे रख रख के इस पाथ से तू यहां ले आया। बताओ इसको लाने में कितना वर्क डन होगा? जीरो। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी? जीरो। क्यों? क्योंकि कोई मास ही नहीं है आसपास में। तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेजेंट नहीं है अगर, तो देखो, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो होगा ही नहीं। फिर मतलब ये है कि अगर तुम एम मास के पार्टिकल को उठा के लाते हो और कोई तुम्हें अपोज नहीं कर रहा या सपोर्ट नहीं कर रहा, किसी फील्ड के अगेंस्ट नहीं ला रहे हो, मान लो यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, अर्थ कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई फोर्स नहीं लग रहा, तुम्हें पेन को उठा के हाथ लाओ तो मुझे काम ही नहीं करना पड़ा। कैसे सर? कैसे सर? तो बता ना, यहाँ पे कोई इसको नीचे खींच ही नहीं रहा, तो यहाँ रखे, एक ही बात है। तो एम मास को अगर बिना किसी ग्रेविटेशनल एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फील्ड में लाता हूं, कोई एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फील्ड है ही नहीं, तो उसमें कोई वर्क डन नहीं होगा, तो उसके लिए कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी। अब मान लो एक पॉइंट मास है, पॉइंट मास जो कि रेस्ट में, इसके आसपास अब ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट होगा। अब इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में धीरे 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 इस पॉइंट मास को इंफिनिटी से किसी आर डिस्टेंस पे लाके रख दिया। तो अब इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मुझे लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना? कुछ वर्क करना पड़ेगा। ऐसे 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 धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे लाके यहां रख दिया, यहां पॉइंट पे रख दिया। तो यहां पे दो तरीके से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाली जा सकती है। देखना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, मुझे जितना वर्क करना पड़ा विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो जितना मुझे वर्क करना पड़ेगा वो हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल। एक तरीका ये है, मेथड वन। इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा तरीका है मेथड टू, जो कि ओरिजिनल मेथड है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का नेगेटिव वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू आर पॉइंट। ये लिख सकते हैं, जो वर्क डन है वही लिख रहा हूं भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो माइनस को एज इट इज रहने दीजिए। अब एक बात बताइए, किसी आर डिस्टेंस पे फोर्स कितना लग रहा होगा? जी। इसके फील्ड में ला रहा हूं कैपिटल एम, किसको ला रहा हूं? स्मॉल एम को धीरे धीरे ला के रख रहा था, स्मॉल एम बटा आर स्क्वायर इंटू डी आर। और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अट्रैक्टिव, और इधर लगेगा, इधर ही लगेगा। तो डी आर डिस्प्लेसमेंट भी तुम्हारा इसी डायरेक्शन में, देखो किसी पॉइंट पे अगर तुम यहाँ हो तो डी आर डिस्प्लेसमेंट इधर होगा और फोर्स भी इधर होगा, तो फोर्स और डी आर डिस्प्लेसमेंट में एंगल हो गया 0 डिग्री। लेकिन ध्यान से देखो, तो डी आर इज डिक्रीजिंग, ये नेगेटिव होगा ड्यू टू डिक्रीज। यहां से इंफिनिटी से लेके आ रहा है वो, तो जो आर में है, जो पोजीशन वेक्टर कहीं किसी डिस्टेंस पे होगा, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, इसकी वजह से एक नेगेटिव आएगा। तो ये डी आर एक माइनस डी आर होगा कम होने की वजह से, तो ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आर पॉइंट का माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी का इज इक्वल। मैं डेरिवेशन इसलिए करा रहा हूं कि तुम्हें फील आए कि कैसे हुआ, कहां से आया, कहां नहीं पता। नहीं तो सिर्फ सवाल लिखा के मैं फॉर्मूला लिखा के सवाल करा सकता था, लेकिन फिर भी 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन सीख लो कुछ। बोलो यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? सॉरी वर्क डन क्या होगा? तो ये देखो, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाहर आ गया। इसका इंटीग्रेशन करोगे 1/r करके इंटीग्रेशन होता है -1/r, इंफिनिटी से r तक लिमिट रखोगे तो ये आएगा 1/r और -1/infinity, r के जगह पे ये अपर लिमिट रखना है ना। तो ये हो जाएगा 1/r एंड 1/infinity इज 0, तो माइनस इधर आ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी आपका आ जाएगा -g कैपिटल M स्मॉल m बटा r। अब तुमने इंफिनिटी का पोटेंशियल यहाँ पे 0 माना हो, तुमने बोला था कि इंफिनिटी का पोटेंशियल मैंने 0 माना हुआ है और सबके लिए कॉमन हो जाता है, इसलिए इंफिनिटी के पोटेंशियल को आपने 0 मान लिया है, तो ये वाला पोटेंशियल आपका हो जाएगा 0। अगर इस पोटेंशियल को आपने 0 माना तो तुरंत से किसी r डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी r डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी -g कैपिटल M स्मॉल m बटा r। अब इसकी 2-4 बातें जो मैं आपको बता दूं, m मास के फील्ड में स्मॉल r डिस्टेंस पे ये स्मॉल m मास में जो फील्ड आया है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है -g कैपिटल M स्मॉल m बटा r, ये सही नहीं है। अगर मैं कहूंगा कि कैपिटल M पॉइंट मास से r डिस्टेंस पे इस मास में इतनी ही एनर्जी स्टोर होगी तो सही नहीं है। इतनी एनर्जी तब स्टोर हुई है इफ पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0। अगर मैं कहूं कि मैं यहां पर रख रहा हूं, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी में 0 मारूं, तो मेरी मर्जी कहीं भी 0 मान सकता हूं। तो ये मस्ट वाली चीज अगर पोटेंशियल में कहीं लगा दे तो गलत है। पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस पॉइंट। तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड हुआ है वो इंफिनिटी पे 0 मान के डिफाइंड।
ये पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस, ये पूरी बात मैंने फील कराई आपको। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस, डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस, मतलब इस बात पे डिपेंड कर रहा है ना मैं कहां पे लेके आया हूं। वर्क तो इस बात पे डिपेंड करेगा ना मैं कहां से किस पॉइंट से उठा के यहां पे लाके रखा हूं। लेकिन चेंज इन पोटेंशियल, दो फिक्स पॉइंट अगर ले लिया तुमने, तो डेल्टा यू डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस। मतलब डेल्टा यू का मतलब है वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट, और वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट तो पाथ पे डिपेंड करता नहीं। अगर तुम इंफिनिटी से यहां तक आ रहे हो तो इस पाथ से आओ, इस पाथ से आओ या इस पाथ से आओ, वर्क डन तुम्हारा सेम होगा। तो वर्क डन डेल्टा यू को डिफाइन करता है, तो डेल्टा यू वर्क तो सेम होगा, इसलिए डेल्टा यू डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस। लेकिन इंफिनिटी में 0 मान के यहां से यहां तक जो वर्क हुआ है उसको आपने ये बोला है, और मैं कहूं कि मैं यहां पे 0 मानूं, एमआर हाउस पे मैं 0 मानूं, तो एमआर हाउस से लाने में जो वर्क होगा वो यहां का पोटेंशियल एनर्जी होगा। वो फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पे पोटेंशियल मैं 0 मानूं, वहां से एक मास को यहां पे रखूं, तो फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म से यहां तक लाने में, मेरे घर से यहां तक लाने में, इंफिनिटी से यहां तक लाने में अलग अलग वर्क आएगा। और वहां की पोटेंशियल तुम 0 मानोगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कहां से लाए हो, समझ में आया कि नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन डिफरेंस पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है और हमेशा नेगेटिव होता है फॉर अट्रैक्टिव फोर्स। ये अट्रैक्टिव फोर्स का नेचर है कि पोटेंशियल एनर्जी कैसा है, नेगेटिव होता है। समझ में आया कि नहीं है। इसका यूनिट होगा तो तुम्हारा जूल, यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। अब ये बात है कि एनर्जी स्टोर है किसमें, ये पोटेंशियल एनर्जी किसमें स्टोर है, सिर्फ इस मास में कि इस मास में भी, दोनों की सिस्टम स्टोर है। इसको उल्टा सोचो, मान लो ये यहां होता, अकेला यहां पे होता और उसको मैं उठा के लाता तो इतना ही वर्क करना पड़ता, है कि नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम में स्टोर रहते हैं, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा आएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर। ये पोटेंशियल एनर्जी इसमें भी स्टोर है और इसमें भी स्टोर है, ये एक दूसरे के फील्ड में होने की वजह से इसमें इतना एनर्जी स्टोर हुआ है। तो ये पॉइंट मास के फील्ड की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है, ड्यू टू पॉइंट मास, ड्यू टू पॉइंट मास। अब मान लो 3 मास का पेयर है, एम एम एल डिस्टेंस है, तो इस सिस्टम को बनाने में जितना वर्क हुआ होगा सिस्टम को ही बनाते हैं। अगर ये नहीं होता और एक को लेके आते तो कोई एनर्जी होता ही नहीं स्टोर। तो इसके फील्ड में जब इसको लाया तो सिस्टम बनने में जो एनर्जी आती है, तो एल डिस्टेंस पे सिस्टम बनने में जो एनर्जी आई है माइनस जी एम और एम स्क्वायर बाई एल, ये तो पोटेंशियल एनर्जी है। और इसको ध्यान से देखो तो पोटेंशियल एनर्जी में और फोर्स में बस इतना ही फर्क है कि एक आर नीचे कम है। फोर्स होता है जी एम 1 m2 बाई आर स्क्वायर एंड पोटेंशियल होता है माइनस जी m1 m2 बाई आर। तो इसको ध्यान रखो, तभी तुम कभी गलत हो रहा होगा तो इसको ठीक कर लोगे। तो ये सिस्टम को हमें एनर्जी। अब मैं एक मास और उठाता हूं, मेरी मर्जी, r इज इक्वल टू इनफिनिटी से एक मास उठाता हूं, उसको धीरे 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 लाके यहां पे रख दिया, यहां पे रख दिया, जो यहां से भी एल डिस्टेंस पे और यहां से भी एल डिस्टेंस पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। तो इसको उठा के लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, इसको पर्टिकुलरली इसको उठा के लाने में, तो इसको उठा के लाने में इसके फील्ड और इसके फील्ड दोनों के फील्ड में लाया है मैंने। तो इसके फील्ड में अकेला होता तो कितना करना पड़ता, तो u इज इक्वल टू माइनस जी एम स्क्वायर बाई एल, और इसके फील्ड में होता माइनस जी एम स्क्वायर बाई एल। ये एक्स्ट्रा वर्क डन है इसके लिए। तो टोटल सिस्टम को बनाने में कितना वर्क हुआ है, ये टोटल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा सिस्टम का, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस जी एम स्क्वायर बाई एल इंटू 3। इसको लाने में ये इतना दोनों के अगेंस्ट काम इतना करना पड़ा और इसको लाने में इतना काम करना पड़ा, तो सिस्टम बनाने में इतना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है। अब तुम कह सकते हो कि सर एक बात बताओ, ये सिस्टम की टोटल पोटेंशियल कहां स्टोर है, तो पूरे सिस्टम में हर में स्टोर है। अगर ये दो पहले से यहां होता तो ये नहीं होता, तो इसके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ये होती, और तीसरे मास को यहां पे लाने में इतना और एक्स्ट्रा वर्क होता, तो ये नेट पोटेंशियल एनर्जी हो गया। और यहां पे आपको ये समझाया मैंने, आपको इतना समझना नहीं है, कई किताबों में इतना डिटेल में नहीं लिखते, सीधा आपको रखना होता है कि नंबर ऑफ टर्म इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर n point mass is equal to n into n minus 1 by 2। ये बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। अब इसको वेरीफाई कर लो, 2 पॉइंट मास का पेयर है तो एक ही टर्म आया था, एक ही बार वर्क करना पड़ता है, एक को लाने में वर्क करना पड़ता है 2 पॉइंट मास के लिए, तो एक टर्म आना चाहिए, तो n को 2 रखो, 2 और 2 माइनस 1 2 से 2 घटा 1 टर्म आया। अच्छा, ट्रायंगल के लिए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, 3 टर्म आएंगे, देखो 2 1 और 1 3, तो यहाँ पे रखो 3 और 3 माइनस 1 2, 2 से 2 कटेगा 3 बचा। तो किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिख सकते हैं,
n इंटू n माइनस 1/2 पेयर बना लो। इसके फील्ड में इसको लाया था और इसके फील्ड में इसको लाया था एक्स्ट्रा, तो टोटल 2 पेयर बने थे इसके। अब आसानी से कैसे फील कर सकते हैं, तो देखो इस सिस्टम का पेयर बना था, एक एनर्जी, दूसरा ये, तीसरा ये, बात खत्म। देखो इधर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे अब यहाँ पे पूछ लिया एल साइलेंट है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी एम स्क्वायर बाई एल इंटू 3। यह भी प्रूफ किया मैंने। एक पेयर ये बना, अगर ये नहीं होता तो एक पेयर ये बनता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो एक पेयर इसका बनता। तो देखो कितने पेयर बन रहे, एक पेयर, दो पेयर और तीन पेयर ये ना। सर इसमें बताओ, तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म बताओ क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म आराम से निकाल सकते हो, 4 4 पार्टिकल इंटू 4 माइनस 1 बाई 3, सॉरी बाई 2, आई एम सॉरी बाई 2। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3, 4 मल्टीप्लाई 3 12 बाई 2 6 टर्म आएंगे। टोटल पोटेंशियल इसके टर्म 6 आएंगे, और यहां देख के तुम्हें फील आ जाएगा 6 आएंगे। एक पेयर इसका बना, दो पेयर, तीन पेयर और चार पेयर। ये चारों पेयर कितने कितने डिस्टेंस पे, एल डिस्टेंस पे। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जब आप लिखेंगे, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो माइनस जी एम स्क्वायर बाई एल इंटू 4। ये 4 कहां से लाया सर, भाई यहाँ पे एल डिस्टेंस होने की वजह से 2 पॉइंट मास के पेयर का पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस जी m1 m2 बाई एल। तो ये एल डिस्टेंस पे आ गया ना एक, ये भी एल डिस्टेंस पे 2, ये भी एल डिस्टेंस पे 3, ये 4, और एक डायगोनल इसका और एक डायगोनल इसका, तो 2 डायगोनल पे। और डायगोनल पे ये डिस्टेंस, यही पॉइंट मास का बनेगा, इसका 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 डायगोनल थोड़ी ना, इसका लेंथ पे, इसका इसका लेंथ पे, इसका इसका लेंथ पे, इसका इसका लेंथ पे, 2 डायगोनल पे कितने, माइनस जी एम स्क्वायर बाई रूट 2l इंटू 2 डायगोनल पे होने की वजह से ये पोटेंशियल। बहुत ईजी है साहब। यहाँ पे देखिए ये बढ़िया सवाल है, 4 पॉइंट मास सकते, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ टर्म तो 6 होंगे, पक्की बात है। अब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताइए क्या होगा, मजेदार सवाल। तो सर 6 टर्म तो हमें लिखने पड़ेंगे, तो सुनो पेयर बनाओ। पॉइंट मास, 2 पॉइंट मास का पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, जी m1 m2 बाई ए, माइनस आना जरूरी है, तो माइनस जी m इंटू m स्क्वायर, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ए, ये आ गया ए, एक पेयर हो गया। ये दूसरा पेयर माइनस जी एम स्क्वायर बाई ए, ये दूसरा पेयर आ गया ए डिस्टेंस पे, और ये ए डिस्टेंस पे तीसरा पेयर माइनस जी एम स्क्वायर। ये तो 3 टर्म तो ये हो गए ए डिस्टेंस पे। देखो ये 2 पॉइंट मास ए डिस्टेंस पे, ये 2 पॉइंट मास ए डिस्टेंस पे, ये 2 पॉइंट मास ए, तू रट लेना। 2 पॉइंट मास के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होता है जी m1 m2 बटा डिस्टेंस r। तो ये ए डिस्टेंस पे 1 लिख लिया, ये ए डिस्टेंस पे 2 लिख लिया, ये डिस्टेंस पे तो 3 टर्म हो गए। अब देखो इसका और इसका पेयर बनाओ तो 2a डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच, इसका और इसका बनाओ तो 2a डिस्टेंस हो गया, तो माइनस gm स्क्वायर बाई 2a माइनस gm स्क्वायर बाई 2a। कितने टर्म हो गए बताओ, 1 2 3 4 5 टर्म हो गए। एक ही चीज, हाँ 6 ही तो बनने चाहिए थे। अब देखो इनका पेयर बन चुका है, देखो 2a डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस वाले सारे पेयर लेंगे, ये और इनका पेयर नहीं बना है 2 पॉइंट मास का, 3 डिस्टेंस, तो एक टर्म आ जाएगा जी एम स्क्वायर बाई 3 है बस। अरे पेयर बनाने में रामलाल बुद्धिहीन, बहुत आसान है। और बढ़िया सवाल करेगा ला, अच्छे लोग को अच्छा सवाल करना है तो आओ एक क्यूब बना लेते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है तो अब मजा आएगा। किसी भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल नहीं लिखना आपको आ गया है। अब देखो m m m m m m m m प्राण निकल जाएगा, साइड लेंथ है, साइड लेंथ है। चलो टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का बताओ। सर क्या बात कर रहे हो, कितने टर्म होंगे, 8 है, तो नंबर ऑफ टर्म होता है 8 इंटू 8 माइनस 1 बाई 2, तो 8 बाई 2 बोलो कितना होगा 4, और 7 मल्टीप्लाई 7 चौका 28 21 टर्म। ला भाई आ भाई, तो अब कैसे करें, तो ध्यान से सुनिए, मजा आएगा, मजा आएगा। सुनिए एक पेयर ये बना क्या, हाँ सर ये तो बन ही रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा। एक पेयर ये भी बना क्या, हाँ सर ये भी बन रहा है। 2 पेयर, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, इसको आप खोपचे में ले लो, इसको खोपचे में ले लो और सोचो कितने पेयर बन रहे हैं ए डिस्टेंस पे, 1 2 3 4। एक फेज में 1 पेयर 2 पेयर 4 पेयर बने, ऊपर वाला ले लो, यहाँ पे कितने बन गए ए डिस्टेंस पे, तो यहाँ भी 4 बन रहे सर, एक तो 1 2 3 4 ए डिस्टेंस पे, तो 4 4 8 बन गए। अब सुनना एक ये भी तो बनेगा, 1 2 3 और 4 कितने हो गए 12, तो 12 टर्म तो यही हो गए, माइनस जी एम स्क्वायर बाई ए डिस्टेंस पे 12 पॉइंट मास का पेयर बन गया। वाह सर जबरदस्त। अब सुनो इस फेज में
और ये बताओ कि ये बॉडी डायगोनल है क्या? हाँ, एक टर्म बनेगी और दूसरा ये बनेगा बॉडी डायगोनल, तो दो एक फेज में बनेंगे। इस फेज में भी ऐसा बन जाएगा, इसके बीच और इसके बीच दो, इसमें सर इसमें भी दो, एक फेज में तो दो ही डायगोनल बनेंगे ना, जैसे स्क्वायर में बना था, एक इधर एक इधर, और ऐसे कितने फेज है? 6 फेज है। तो ये टर्म आ जाएगा माइनस जी एम स्क्वायर बाई रूट 2a इंटू 6। सर 6 बनेंगे क्या? नहीं ना, एक मिनट, 6 फेज है, 1 2 3 4, देखो एक ये 2 और 4, तो 12 टर्म है ना ये। तो हर 6 फेज और हर फेज में कितने हैं? 12 माइनस है यहाँ पे बाहर में, तो कितने हो गए? 24। ठीक है सर। अब आता है रूट 3 डिस्टेंस में। देखो यहाँ पे 8 पार्टिकल है, ध्यान से सोचो, सारे पार्टिकल के बीच में पॉसिबल डिस्टेंस देखोगे तो कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जिसके बीच में डिस्टेंस a है, कुछ ऐसे होंगे जिसके बीच में डिस्टेंस रूट 2a होगा, और बॉडी डायगोनल के बीच में डिस्टेंस रूट 3 है। अब बॉडी डायगोनल कैसे देखें? तो इसी फिगर को गंदा नहीं करते, यहाँ देखते हैं बॉडी डायगोनल समझते हैं। ये देखो बेटा, ये डायरेक्टली इससे जाएगा तो एक बॉडी डायगोनल बना, अच्छा ठीक है, ये इससे जाएगा तो एक बॉडी डायगोनल बना, क्या और बन सकते हैं? हाँ, इससे एक और इससे एक, तो कितने बॉडी डायगोनल? केमिस्ट्री में सब कुछ पढ़ा हुआ तूने, कितने बॉडी डायगोनल होंगे? 4, टर्म आएगा 4 जी एम स्क्वायर बाई रूट 3। सवाल नहीं आएगा नीट में, लेकिन मजा आया करने में, मजेदार सवाल है। टोटल 28 टर्म हो गए, 28, 12, 12 एंड 4। समझ आया? बहुत अच्छा कंसेप्ट है, कोई खास बात नहीं है। चलिए देखिए, अब है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ मास सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ मास सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ मास सिस्टम, अर्थ मास सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंशियल वाले सवाल बन सकते हैं, वो मैंने आपको वर्क एनर्जी पावर में सारे करा दिए। सेम ऐसा ही बनता है, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, कोई खास बात नहीं है, सारा क्या हुआ अपन ने, ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ मास सिस्टम बड़ा आसान है। इसमें ये देखिए, ये आपका, और यहां से आप ले लेते हैं एक पॉइंट मास को, इस पॉइंट एम मास को एक काम करते हैं, यहां ले लेते हैं। अब अर्थ का टोटल मास है m और रेडियस r, यहां से अगर स्मॉल r डिस्टेंस पे पॉइंट मास यहां है, आपने पढ़ा है कि स्फीयर का, अर्थ का एक कंप्लीट स्फीयर मानेंगे तो इसके सारे मास को सेंटर में मानते हैं, तो सेंटर से डिस्टेंस इसकी हो जाएगी r, इसका पोटेंशियल एनर्जी लिख लेंगे u इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बटा r। सीधी सी बात। अच्छा सर, अगर ये सरफेस पे है तो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगी इसका कैपिटल R, तो सरफेस पे होने की वजह इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बटा कैपिटल R। ये चीजें हैं बड़ा आसान, मैंने थोड़ा कंसेप्चुअली फील कराया तो आपको थोड़ा दिमाग पे स्ट्रेस डालना पड़ेगा, लेकिन जब फील करेंगे ना तो आसान रहेगा आगे सवाल करने में। अब ये सवाल देखिए, बड़ा आसान है, सब पढ़ा दिया। An object is taken to height 2r above the surface of earth। अब देखो, अर्थ है ये, अर्थ का रेडियस r, इसका मास है। अब अर्थ के सरफेस पे एक पॉइंट मास था m मास, ऑब्जेक्ट इज टेकन टू हाइट 2r above the earth surface, टेकन टू हाइट 2r, तो सरफेस से तो ले जाओगे हाइट है, h is equal to 2r हाइट। देन द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ा है? अरे यार कितना आसान सवाल है, ऐसे पूछे साहब, नीट 2019 का ये क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ा सा कंसेप्ट लैंग्वेज पूछा था नीट 2019 में। क्या करना है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। एक चीज ध्यान रखिएगा, अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से इसका पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव आया, और नेगेटिव तब आया जब इंफिनिटी पे 0 आना। इंफिनिटी पे 500 जूल मान लो तो नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाएगा, समझ में आया ना? डिफरेंस की वजह से आया। तो फाइनल पोटेंशियल कितना होगा? तो माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बटा 3r, सॉरी 3r कैसे? सरफेस से थोड़ी डिस्टेंस लेना, अर्थ के मास को तो यहाँ पे मानेंगे, तो ये अर्थ पॉइंट मास जैसा हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस बताइए कितना होगा? 3r माइनस सरफेस पे होने की वजह से इसका पोटेंशियल आएगा प्लस जी कैपिटल M स्मॉल m बटा, सॉरी ये 3r नहीं, कैपिटल 3r, ये हो जाएगा आपका कैपिटल R, सरफेस पे पोटेंशियल है। ये आ गया, यहाँ से जी कैपिटल M स्मॉल m बटा r को बाहर निकाल लीजिए, जी कैपिटल M स्मॉल m बटा r बाहर निकल जाएगा, तो ये टर्म बनेगा आपका 1 माइनस 1/3 मीन्स 2/3। बहुत सिंपल है, क्या हो जाएगा ये? 2/3। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका आएगा बेटा, चेंज इन पोटेंशियल आ जाएगा जी कैपिटल M स्मॉल m बटा r इंटू 2/3। आंसर आ गया। चलिए आंसर तो है ही नहीं। हाँ, तो लास्ट लेक्चर में एक टर्म करने को बोला था ये बहुत बार काम आएगा। क्या बोलो? कैपिटल जी और कैपिटल M की वैल्यू क्या था?
जी आर स्क्वायर, कैपिटल जी और कैपिटल एम की वैल्यू जी आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आर बचेगा, तो बताओ क्या होगा, जी एम आर इंटू 2/3, और देखो आंसर आ गया जी एम आर, जी एम आर इंटू 2/3 आंसर आ गया। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना, इसको याद रख लेना, ये बहुत कम आता है बेटा, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कैपिटल जी और कैपिटल एम की वैल्यू होती है अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू आर स्क्वायर, है ना, तो इसको फटाफट यूज करना आना चाहिए, कहीं भी जीएम दिखे तो जी आर स्क्वायर लिख दो, क्योंकि इसके कन्वर्जन पे ही सवाल पूछ लेते हैं, ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ नहीं पाते, तो छोटे छोटे कन्वर्जन पे सवाल पूछ लेते, तो आंसर ये निकालेगा और सॉरी ये आंसर निकालेगा, ढूंढता रहेगा कहीं आंसर ही नहीं मिल रहा। समझ में आया? तो बताओ क्या तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ मास सिस्टम समझ आ गया? सरफेस पे पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, किसी एक साइड पे कैसे लिखेंगे, उसमें डिफरेंस पे सवाल ये पूछा जाता है, ये मैंने आपको करा दिया। फिर से देखिए डिफरेंस पे सवाल पूछा, और ऐसे सवाल नीट में पूछे गए हैं, इसलिए इसको करना बहुत जरूरी है। The change in potential energy in a body or mass m is raised to height nr from the earth surface, earth surface से nr height पे लिया है। मान लो ये रहा तुम्हारा अर्थ, इसका कैपिटल है मास r रेडियस, अब यहां से हाइट h इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, h इज इक्वल टू nr, हाइट nr, मतलब हाइट दिया हुआ है। बच्चे गलती यही करते हैं कि हाइट को लेके पोटेंशियल लिख लेते हैं। बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस यूवीसी, तो कई बार बच्चे ऐसे लिखते हैं माइनस जी, माइनस भूल जाते हैं कई बार तो, और यहाँ पे डिस्टेंस इसको एनआर ले लेते हैं, लेकिन अपने को डिस्टेंस हाइट से ही दिया होगा, क्योंकि हम हाइट पे ही है, मतलब अर्थ सरफेस से ही डिस्टेंस दिया होगा, अर्थ सरफेस से ही हाइट दिया होगा, क्योंकि हम अर्थ सरफेस पे हैं, लेकिन हमें एक्चुअल डिस्टेंस तो सेंटर ऑफ अर्थ से लेना है। ये एक्चुअल डिस्टेंस लेंगे तो ये आर, ये एनआर, ये हो जाएगा आपका आर प्लस एनआर माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ कॉमन निकलेगा क्या, यस सर, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर ही कॉमन निकल जाएगा सर, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस, ये पूरा बाहर चला गया तो आर भी चला जाएगा, तो बचेगा 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1, ये बचेगा। अब यहाँ से एलसीएम ले लो, क्या ले लो बेटा, एलसीएम लोगे तो n प्लस 1 नीचे, n प्लस 1 माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बनेगा n जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर इंटू n प्लस 1, ये आ गया आपका n प्लस 1 आंसर हो जाएगा। फिर से देखो, फिर से तुम्हारा आंसर मैच नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि कैपिटल जी और एम को ये लिखेगा, कैपिटल जी और कैपिटल एम को लिखेगा जी आर स्क्वायर, और एक आर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका एम जी एन बटा n प्लस 1, एम जी आर, ऑब्वियसली ये जी आर स्क्वायर लिखोगे तो जी और आर स्क्वायर से आर कैंसिल होगा, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फिर है कि बच्चे समझ आया, कोई खास बात नहीं, लेकिन ये आपको पेशेंटली करना पड़ेगा, इतना छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के सवाल इस पे कैसे पूछे जाते हैं समझिएगा, बहुत फेमस सवाल है। अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम अ पॉइंट पी पॉइंट से एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मून। अच्छा बहुत बढ़िया, मून के सेंटर से 3r डिस्टेंस दे दिया पी का, है ना, which has radius r and mass m, मून का रेडियस r मास है, which of the following gives the speed of the object on hitting the moon। जब ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे तो मून के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से उसकी तरफ भागेगा, तो अपने को कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना है, और ये तो हम कर चुके हैं साहब, फ्रॉम पी पॉइंट टू सरफेस ऑफ मून, सरफेस ऑफ मून, एक्जैक्टली ये काम हम कर चुके हैं। सबसे पहले आप कहो कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आपने क्यों लगाया, और क्या लगा लेगा बता, सबसे पहला मेरा सवाल ये होता है और क्या लगा लेगा बताइए। वर्क डन का कांसेप्ट तो थोड़ा मुश्किल होता है ना यार, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इजी है, और मैंने वहां पे छोड़ा और कोई डेसिपेटिव फोर्स के बारे में सवाल में दिया ही नहीं है, और मैं भी सवाल में नहीं हूं, तो जहां मैं वहां कम, जहां हम वहां कम नहीं, जहां कम वहां हम नहीं, तो सिंपल सी बात है, आप लिखेंगे के प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू के प्लस पोटेंशियल एट द सरफेस। अब पी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जी हो, क्योंकि वहां से रिलीज किया है, एंड पोटेंशियल एनर्जी में माइनस लगाना मत भूलिएगा। मून का मास को सेंटर पे मान लेंगे कैपिटल एम, ये इसका मास है स्मॉल एम, तो ये होगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 3r, सेंटर से डायरेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 3r इज इक्वल टू, यहां पे किसी एम मास का ऑब्जेक्ट किसी v स्पीड से हिट करा, माइनस जी, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो नहीं हुआ, ये मास अभी भी यहाँ पे, इससे डिस्टेंस r हो जाएगा, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमने वहां भी किया है, अर्थ मास सिस्टम के लिए किया है, लेकिन वहां पे हम अर्थ के आसपास ही खेल रहे थे, ये जो 3r है ना बहुत डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका बदल गया, बस कंसेप्ट पूरा का पूरा वही है।
तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यस, m से m कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे m से m कैंसिल हो गया। r कैंसिल नहीं हो रहा, तो माइनस जी एम बाई आर को उठा के यहाँ ले चुपचाप, वो प्लस आ जाएगा। जी एम बाई कैपिटल आर को बाहर निकाल सकते हैं, जी एम बाई कैपिटल आर माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ये होगा -1 और ये हो जाएगा आपका 1/3 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2। बहुत ईजी है। तो ये हो जाएगा 3 - 1 2/3, तो वहां से 2 × 2 4, जी एम बाई कैपिटल आर 4/3 का रूट इज इक्वल टू वी। जी एम बाई कैपिटल आर 4/3, तो 4 इसमें है ही नहीं, 4/3 सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत इजी है साहब। ऐसे ऐसे सवाल तुमसे 2-4 पूछ ले तो बताओ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? ऐसे ऐसे पूछ ले। कैपिटल एम मास का एक पार्टिकल है फिक्स, जैसे बहुत डिस्टेंस एम मास का पार्टिकल रिलीज किया, तो पोटेंशियल लिख लेना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। कर लेते हैं ऐसे सवाल, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, 4 particle A, B, C and D, each of mass m are kept at the corner of a square of side length L। बहुत बढ़िया। L साइड m का कॉर्नर है जिस पे 4 पार्टिकल को रख दिया। Now the particle D is taken to the infinity। D, only D is taken to the infinity by the external agent, keeping the other particle fixed at their respective position. Then work done by gravitational force acting on the particle D during the movement। इसके 2 तरीके करनी है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ऐसे सवाल बच्चे प्लस माइनस में गलती कर देते हैं, कंसेप्ट में गलत कर देते हैं, फिर कहते हैं कि सर वर्क डन तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है ना सर। बहुत अच्छा बच्चा कहता है कि सर हम तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे ना सर। तू रामलाल है, बहुत मुश्किल से यहां तक लाया, वापस फेंक दूंगा फिर से। किसने सिखाया कि वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है? सिखाया किसने, बता मुझे। कब सिखाया मैंने कि वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है? नहीं सिखाया मैंने, ये तो नकली फॉर्मूला है। मैंने तुम्हें ये जरूर सिखाया है कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू होता है, ये जरूर सिखाया है। अच्छा सर, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डेल्टा यू नहीं होगा? नहीं होगा। कैसे हो जाएगा यार? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू कंडीशन के साथ होगा अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो। और ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ये फॉर्मूला लगा के कई रामलाल सुबह उठे आंख बंद करके ये लगा लेते हैं सीधा वर्क डन बाय डेल्टा यू। अबे सुन तो सही, क्या पूछा है? द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स पहली बात फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा। सॉरी, आई एम सॉरी, फिर मैं गलत कर रहा हूं, आई एम सॉरी, माइनस डेल्टा यू। कंजर्वेटिव का माइनस डेल्टा हमेशा सही है, लेकिन ये कंडीशन भी सही होगा। और जो पूछा वही लगाओगे ना, तुमसे ये थोड़ी ना पूछ रहा है कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट बताओ। भले ही उसको एक्सटर्नल एजेंट ले जा रहा है, ले कोई भी जाए, लेकिन ग्रेविटी लगा तो भी तो वर्क करेगा। देखो लिखा है द पार्टिकल डी इज टेकन टू इंफिनिटी बाय द एक्सटर्नल एजेंट, कीपिंग द अदर पार्टिकल फिक्स्ड एट द रिस्पेक्टिव पोजीशन, देन वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा था उसका वर्क बताओ, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, उसका वर्क माइनस डेल्टा होगा। बस यही समझाने, इसमें कोई खास बात नहीं। सिर्फ वर्क पूछते, कोई एजेंट एक्सटर्नल और इंटरनल नहीं बता। तो अगर सिर्फ वर्क पूछा तो मेरा वर्क पूछता है, हमेशा याद रखना। तो ये फॉर्मूला यूज करोगे और तभी कर सकते हो जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, तभी कर सकते हो। तो चलो अभी पहुंचते हैं। अब इसमें दूसरा लॉजिक सिखाऊंगा जबरदस्त। इस किताब में बहुत लेंदी मेथड से करते हैं, मैं बहुत आसानी से कंसेप्ट सिखाया है, इसलिए आसानी से मैं सिखा पाऊंगा। सुनो, इसको मैं उठा के नहीं दिखाता हूं, इसको मैं उठा के इन्फिनिटी पे रखता हूं। समझ में आया कि नहीं? इन्फिनिटी पे रख देता हूं, इन्फिनिटी। तो ये जब यहां था तो ये 3 यही थे, जब ये चला गया तो ये 3 यही थे। मतलब क्या है कि इन तीनों का हमेशा प्रेजेंस है, इन तीनों में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो पोटेंशियल एनर्जी में किसकी वजह से चेंज आया? इसके जाने से। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था इन तीनों के फील्ड में होने की वजह से सिर्फ वही टर्म लिखना है। मैं देखता हूं बेटा तो मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं लॉन्ग टर्म क्लास में पूरी मजदूरी करके इसको कराता हूं, जैसे किताबों में किया होता है। मुझे दुख होता है, रोना आता है देख के, क्यों कर रहे हैं? पता है क्या करते हैं? पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं इनिशियल, फिर पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं फाइनल। अबे यार एक बात बता, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके होने और किसके ना होने से है? इसके। ये तीनों तो है ही हमेशा से, तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन का टर्म होगा इसके होने और ना होने से सेम ही रहेगा। मतलब ये है तो भी ये 3 है, तो इनके इंटरेक्शन का पोटेंशियल रहेगा। ये चले गए तो भी ये 3 ऐसे ही पड़ा हुआ है।
तो उसी को 2 बार लिख के क्यों घटा रहे हो यार, और काट भी लेते हैं 2 बार लिख के बे यार। तो करना इसी का पोटेंशियल एनर्जी लिखना, बस इसी की पोटेंशियल एनर्जी में तो चेंज आया। तो सुनना, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस बाहर होने की वजह से लिख सकते हो इनिशियल माइनस फाइनल, और फाइनली ये चला गया। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा जिसको तुम लेके चले गए। जब ये इनफिनिटी लास्ट डिस्टेंस हो जाएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0, सिंपल। तो तेरा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखेगा, इनिशियल पोटेंशियल लिखेगा तो इससे एल डिस्टेंस पे, इससे एल डिस्टेंस पे लिखेगा माइनस जी एम स्क्वायर बाई एल इंटू 2। क्यों भाई, एल डिस्टेंस और एल डिस्टेंस 2 पेयर है ना, माइनस जी एम स्क्वायर बाई इससे कितने डिस्टेंस पे √2। ये मैंने सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी लिखा है जो डी पार्टिकल में स्टोर था। अरे भाई वही अब पोजीशन चेंज हो रहा ना, तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। अब मान लो कि इसमें इतना स्टोर था, इतने ही पेयर बनेंगे, इसके साथ इसके साथ इसके साथ। अब रिमेनिंग 3 तो 3 ही पेयर बनेंगे ना, एक इसके साथ एक इसके साथ इसके साथ। तो इसके वजह से इतनी पोटेंशियल एनर्जी थी। और जब और 3 पेयर भी बनेंगे, ये और जो भी बनाना है तुम्हें, ऐसे ऐसे इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, वो ये था तब भी है और ये चला गया तब भी है, तो 2 बार क्यों ले रहे हो। ये चला गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0। बस ये आंसर आ गया, बस आंसर आ गया। तो ऐसे माइनस को बाहर निकाल लो और ध्यान से देखो तो तुम्हें आंसर दिख जाएगा। जी एम स्क्वायर बी एल को बाहर निकाल लो, माइनस को बाहर निकाल लो, तो माइनस जी एम स्क्वायर बी एल बाहर आ गया। तो अंदर बचा तुम्हारा 2 और माइनस 1/√2। तो √2 एलसीएम लोगे तो 2√2 माइनस 1, सो 2√2 प्लस 1, देखो माइनस माइनस दोनों बाहर आ गया, आंसर हो गया सीधा, आंसर आ गया सीधा। तो सुनना, जिसको चेंज कर रहे हैं ना उसमें जितनी एनर्जी स्टोर होगी ना पोटेंशियल, बस उसी में चेंज निकालो। सिस्टम में क्यों निकाल रहे हो यार, क्योंकि सिस्टम में किसकी वजह से डिस्टर्बेंस है, इसकी वजह से। तो इसकी एनर्जी में जो चेंज है वो लिखो, बात खत्म। वो 3 पहले भी थे, वो 3 बाद में भी रहेंगे, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, जिसको चेंज किया उसी को लिखो। चलो मैं एक दो और सवाल कराता हूं, देखो। मान लो कि ये कोई बात है, स्क्वायर बन गया और यहां पे 4 पॉइंट मास ऑलरेडी कॉर्नर पे है, एल साइन लेंथ पे 4 पॉइंट मास ऑलरेडी कॉर्नर पे है, ठीक है भाई, ठीक है। एक पॉइंट मास इसके सेंटर पे भी है। इसको मैं उठा के इन्फिनिटी पे रखना चाहता हूं। फाइंड वर्क डन टू डिस्प्लेस मास m फ्रॉम सेंटर टू इन्फिनिटी। बाकी ये रिमेनिंग सेम है। सेंटर पे जो मास है उसको उठा के रखना। अब लैंग्वेज पे ध्यान देना। फाइंड वर्क डन टू डिस्प्लेस, फाइंड वर्क डन, बताओ वर्क बताओ। ये नहीं बोला एक्सटर्नल की इंटरनल, तो तुम एक्सटर्नल का निकालोगे। जब मेंशन ना करे ग्रेविटी या कंजर्वेटिव, कुछ भी ना लिखा हो ना, तो ग्रेविटी कंजर्वेटिव लिखा हो तो ग्रेविटी और कंजर्वेटिव का लोगे, और ग्रेविटी और कंजर्वेटिव का फिर लिखा हो मैं कंजर्वेटिव लिखा हो या ग्रेविटी लिखा हो, माइनस डेल्टा ही होता है, और एक्सटर्नल का होता है डेल्टा। अब बोला कि फाइंड वर्क डन टू डिस्प्लेस, फाइंड वर्क डन, लेकिन ये कौन करेगा, कैसे करेगा, सीधा लिख दिया तो सीधा हमारा होगा एक्सटर्नल का। और एक्सटर्नल का वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। सिंपल, बताओ फील आया कि नहीं है एकदम अच्छे से। फाइनल पोटेंशियल तो इसको उठा के रखोगे तो इसी में चेंज आ रहा है, ये पहले भी है ये बाद में भी है, इसके पूरे में होने की वजह से तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा ना। इसके पेयर में, 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 इसके पेयर में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो किसमें चेंज आया सर, चेंज आया इसमें। ये इसके साथ पहले पेयर बना रहा था, अगर साइड लेंथ है तो l/√2 का, ये इसके साथ बना था, इसके साथ बना था, इसके साथ बना रहा था। तो लिखोगे फाइनल 0 माइनस इनिशियल हो जाएगा तुम्हारा माइनस जी एम स्क्वायर बाई l/√2 इंटू 4। तो कई सारे माइनस कहां से लिखे, तो सुन, जब वो इन्फिनिटी पे चला गया तो उसका इंटरेक्शन इन सब है नहीं, तो फाइनल पोटेंशियल 0, सिर्फ इसी का लिखूंगा। जब यहाँ है, जब यहाँ है तो माइनस इस फॉर्मूले का है, और ये माइनस पोटेंशियल इंटीग्रेटर में माइनस आता है, माइनस जी एम स्क्वायर बाई l/√2। क्यों, अगर ये l है तो ये आधा l/√2 होगा, और 4 से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि इसका एक इंटरेक्शन, इसका 2, इसका 3, इसका 4, तो आंसर आ गया। ये माइनस माइनस प्लस √2 उधर चला जाएगा, तो जी एम स्क्वायर 4√2 बाई ये आंसर आ गया। तो बस कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। अब सुनना, किताबों में क्या करते हैं, अच्छा बताओ तो कितने मास हो गए, 1 2 3 4 5, तो कितने टर्म बनेंगे, तो 5 5 20 10 टर्म बनेंगे। तो पहले 10 टर्म लिखूं, बाद में 6 टर्म लिखूं, 10 में से 6 घटाओ फिर निकालू, कतई मजदूर है यार, खूब फ्री टाइम है तेरे पास, आंसर आ गया। तो लॉजिकली सोच, इसको कहते हैं हमारा स्टार। बहुत छोटी सोच है कि जिसको डिस्प्लेस किया उसी की वजह से पोटेंशियल चेंज होगी, तो उसी के पोटेंशियल में चेंज लिखो, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आओ नेक्स्ट है आपका एस्केप वेलोसिटी।
इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन, एस्केप वेलोसिटी। क्या होता है एस्केप वेलोसिटी समझिए। वेलोसिटी बाय विच ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द फील्ड ऑफ प्लैनेट सो दैट इट कैन एस्केप फ्रॉम सरफेस ऑफ प्लैनेट। नहीं, जरूरी थोड़ी नहीं कि ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ प्लैनेट से ही फेंको। मान ले मेरा दिमाग खराब हो गया, पढ़ाते पढ़ाते दिमाग खराब हो गया, तो सामने है नहीं, अगर होता तो उठा के फेंक दूं मैं तुम्हें। अब मैं तुम्हें उठा के फेंक देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि तू कभी ना आए, कभी ना दिखाई दे मुझे अर्थ पे। अच्छा, मान लो जब तुम अर्थ पे हो तो तुम्हारी और अर्थ के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें उठा के फेंक दूं ताकि तुम कभी वापस अर्थ के फील्ड में ना हो। तो मुझे कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी? उसी को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। वेलोसिटी बाय व्हिच ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द फील्ड ऑफ प्लैनेट सो दैट इट कैन एस्केप आउट फ्रॉम द फील्ड ऑफ प्लैनेट। मतलब इन्फिनिटी पे चला जाए, एस्केप आउट मतलब इन्फिनिटी पे चला जाए। पार्टिकल इन्फिनिटी पे चला जाए, मुझे नहीं मतलब इन्फिनिटी पे जाके क्या हो, तो एटलीस्ट मिनिमम कंडीशन पे यही मानोगे ना कि उसका स्पीड क्या हो जाए? जीरो। उसका स्पीड क्या हो जाए? जीरो। और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी उसका जीरो। इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो ही होगा। अब सरफेस से, अर्थ के सरफेस से मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को v स्पीड दिया। कितना स्पीड दिया? v, जिसको अपन एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी। अब ये कैसे निकालेंगे? तो मुझे इसके फील्ड में से यहां से इसको फेंक देना है, तो मैं लेके नहीं जा रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैंने पार्टिकल उठाया और मैं धीरे धीरे मैं लेके जा रहा हूं। मैंने फेंक के छोड़ दिया, तो मैंने इसको v वेलोसिटी देके छोड़ दिया। जस्ट जैसे तुम एक मास के ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी देके छोड़ देते हो, तो तुम जब हट गए सिस्टम में तो तुम नहीं हो, तुमने देके छोड़ दिया, तो सिर्फ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जब अप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इन्फिनिटी पे और ये सरफेस पे। अभी अर्थ सरफेस से ही मैं फेंक रहा हूं, तो अर्थ सरफेस पे इसकी पोटेंशियल कितनी होती है? -g कैपिटल M स्मॉल m बटा r। देखो ये डिस्टेंस r है सेंटर से, ये इसकी पोटेंशियल हो गई। काइनेटिक कितना होगा? तो ये होगा हाफ m ve का होल स्क्वायर। सर ये माइनस लगाया ना? हाँ माइनस देखो ना लगाया, थोड़ा ऊपर हो गया, नीचे लगा लेते। इज इक्वल टू जस्ट पहुंच जाए इन्फिनिटी पे, तो वहां के जाके स्पीड जीरो हो जाए तो भी मुझे कोई मतलब नहीं है, और वहां पे पोटेंशियल जीरो होती है। मतलब इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो हो गई। क्या मैंने पार्टिकल का टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो बना दिया? देखो यहां पे इसकी मैकेनिकल एनर्जी तो लिखा ही है, और मैकेनिकल एनर्जी का जो वैल्यू यहां होगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी है वही इन्फिनिटी है। मतलब जैसे ही मैं पार्टिकल को एस्केप आउट कराना चाहता हूं तो जस्ट उसके मैकेनिकल एनर्जी को जीरो बना दूंगा। अगर किसी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी जीरो हो गई, इफ मैकेनिकल एनर्जी इज नेगेटिव, मतलब बाउंडेड सिस्टम है, इसको फेंकूंगा वापस आ जाएगा। इफ मैकेनिकल एनर्जी इज पॉजिटिव, जीरो और पॉजिटिव, तो फ्री सिस्टम है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपकी ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकालना चाहता हूं तो जस्ट उसके मैकेनिकल एनर्जी को जीरो बना दो किसी तरीके से। तो जब पार्टिकल यहां पे रेस्ट में था, सोचना, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी था -g कैपिटल M स्मॉल m बटा r। ये पोटेंशियल एनर्जी था। मैंने उसको v वेलोसिटी देके इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दी कि वो पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड के बराबर था, तभी तो ये और ये सम करके 0 + 0 आ गया। मतलब मैंने उसका मैकेनिकल एनर्जी कितना बना दिया? जीरो। अब जैसे किसी पार्टिकल का मैकेनिकल एनर्जी जीरो, मतलब फ्री हो गया, इन्फिनिटी पे भाग जाएगा। तो देखो इन्फिनिटी पे भाग गया, यहाँ पे इसकी मैकेनिकल एनर्जी देखो क्या हो गई। अरे भाई ये इसका सम, नेट सम 0 + 0 0, तो ये बराबर 0, मतलब मैकेनिकल एनर्जी तो जीरो हुआ। अभी माइनस उधर ले जाओगे, m से m कट जाएगा, तो इसके वेलोसिटी आ जाएगा तुम्हारा √2gm/r। जो सबसे खास बात यहाँ पे है कि ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता। तो सोच ले, समझदारी से रहना। इस दिन दिमाग घूम गया ना, तो तुम्हें फेंकने के लिए भी ना इतनी स्पीड देने की जरूरत है जितनी इस मार्कर को फेंकने के लिए। अगर मैं इस मार्कर को फेंकना चाहता हूं अर्थ सरफेस से, तो इसको भी इसके वेलोसिटी इतना ही दूंगा, √g कैपिटल M बटा g है अर्थ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m है मास ऑफ अर्थ एंड r इज रेडियस ऑफ अर्थ। तुम्हारा मास इसमें कहीं नहीं आ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें उठा के फेंक दूं ना, और इस मार्कर को उठा के फेंक दूं, इस घड़ी को खोल के फेंक दूं, किसी को उठा के फेंक दूं, इतनी वेलोसिटी देने की जरूरत है। एक चूहे को फेंक दूं या हाथी को फेंक दूं, महसूस करना, एक चूहे को फेंकने के लिए उतनी वेलोसिटी देने की जरूरत है जितना एक हाथी को फेंकने के लिए वेलोसिटी।
वेलोसिटी देने की जरूरत है। हाँ, ये बात अलग है कि हाथी को उतना वेलोसिटी देने में कष्ट ज्यादा होगा। अब मत समझना, अरे वाह सर जबरदस्त चीज बताई, तो किसी को उठा के फेंक देंगे किसी को उठा के फेंकने में उतनी वेलोसिटी देने के लिए कष्ट ज्यादा करना पड़ेगा ना। मान लो, गलत समझ लेते हैं बच्चे यहाँ पे, मान लो ये मार्कर है, एक बोतल, ये बोतल है, मार्कर है, इसको v वेलोसिटी देना दोनों को। किसको v वेलोसिटी देना आसान होगा? मार्कर को आसान होगा, क्योंकि इसका नीचे का मोशन कम है। तो भले एस्केप वेलोसिटी मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन इतनी वेलोसिटी ज्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट को देने में ज्यादा कष्ट होगी। तो v इज इक्वल टू आ गया रूट अंडर 2gm/r। ठीक है भाई। यहां पे एस्केप वेलोसिटी अगर मैं आपसे पूछूं कि रेडियस पे किस तरीके से डिपेंड करता है, तो 1/√r बोलेंगे। लेकिन जब प्लैनेट का मास कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इफ मास को मैं लिख दूं, क्योंकि मास बराबर होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये जानते हो ना, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो वेलोसिटी ऑफ एस्केप इज इक्वल टू हो जाएगा 2g/r, और मास को लिखूंगा अपन रो 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये आर क्यूब आर से कैंसिल होगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा तो ये आर बन जाएगा। तो अंदर में जो टर्म आएगा ये हो जाएगा तुम्हारा 4 दूना 8, 8g रो पाई बाई 3 रूट के अंदर और इनटू आर, मतलब एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब आप में से 2-3 रामलाल हैं, ये 2-3 रामलाल लोग हैं, वो कहेंगे कि सर ये बहुत बढ़िया आपने पढ़ाया, अगर मैं डेंसिटी कांस्टेंट मान देखो यहाँ पे रो g पाई 8/3 तो कांस्टेंट होता है, उसको वेरिएबल मत मान ले। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो उस प्लैनेट की इसलिए एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होगी, उस प्लैनेट से ऑब्जेक्ट को फेंकना ज्यादा मुश्किल होगा जहां पे उसकी रेडियस ज्यादा है। तो एस्केप वेलोसिटी और रेडियस का जो ग्राफ बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बनेगा। और एस्केप वेलोसिटी और रेडियस का जो ग्राफ बनेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा जब अपन मास कांस्टेंट मानेंगे। और अगर आप रेडियस कांस्टेंट डेंसिटी कांस्टेंट मानते हैं तो रेडियस इस तरीके से डिपेंड करेगा। कल भी मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे ऐसा सवाल कराया था, मैंने बोला था अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है जब आप रो को कांस्टेंट मानते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना भाई, ये मत बोले ना सर ई का है, कूट दूंगा यहीं पे। और सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर जब मास में कांस्टेंट मानते हैं। बहुत बढ़िया। तो कुछ लोग कहते हैं कि सर ये तो आपने 2 केस डिस्कस किया और आपने तीसरा केस भूल गए। तीसरा केस में क्या भूल गया कि सर मास और रेडियस दोनों कांस्टेंट मान लिया तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सॉरी मास और डेंसिटी दोनों कांस्टेंट मान लिया तो इसके लिए मुझे तो ब्लैंक पेज चाहिए। अगर मैं मास को कांस्टेंट मान लिया तो आप जानते हैं ना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, और डेंसिटी को कांस्टेंट माना तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो बच्चा कहता है कि मास को भी कांस्टेंट माना और रो को भी कांस्टेंट माना, अब बताओ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर पे कैसे डिपेंड करेगा। तो जब मैंने सवाल देखा तो मेरे आंखों में आंसू आ गए, सच में आंखों में आंसू आ गए। और मैंने भगवान से पूछ लिया, तुम तो नहीं पूछते हो, कि भगवान इसको ऐसा क्यों बनाया आपने, ऐसा क्यों बनाया। आप में से कई लोग सोच रहे थे, अच्छा कई लोग जवाब भी दे रहे हैं, आई थिंक इट विल बी 1/r स्क्वायर, आई थिंक दिस विल बी दिस, कूट दूंगा ऐसी घाटी में फेंकूंगा ना, अंधेरी घाटी में जहां पे सिर्फ आवाजें आती है चिल्लाने की और कुछ नहीं मिलेगा, युगांडा के अंधेरी घाटी में भटकता रह जाएगा। ऐसे सवाल पूछने से पहले थोड़ा शर्माया कर, शर्मा चल शर्मा शर्मा। घर पे बैठे बैठे, क्लास में होता ना तो वहीं कूटता तुम्हें, लेकिन घर पे बैठे बैठे थोड़ा शर्मा। सर मैंने सवाल तो ठीक पूछा था। बात बता, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं डेंसिटी को कांस्टेंट बोल दूं, मास को कांस्टेंट बोल दूं, ये कांस्टेंट है तो आर को चेंज कैसे करेगा बे? जब आर चेंज ही नहीं होगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कांस्टेंट ही रह गई ना। अभी भी नहीं समझ आएगा रामलाल को। अबे फॉर्मूले में अगर तू मास और डेंसिटी दोनों को कांस्टेंट बना देगा तो रेडियस कैसे बढ़ जाएगा यार? तो रेडियस पे डिपेंडेंसी देख कैसे रहा है तू? देख, इस सवाल का मतलब है
कि अगर मैं कहता हूं मास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मास को रखते हुए, मास को कांस्टेंट रखते हुए इसका रेडियस बढ़ाया घटाया जा सकता है, मतलब कंप्रेस कर दो उतना ही मास। 5 किलो का अर्थ है, अब 5 किलो का अर्थ को थोड़ा कंप्रेस कर सकता हूं, इलोंगेट कर सकता हूं, मतलब इसकी रेडियस चेंज करूंगा। तो जब मैं इलोंगेट करूंगा, बढ़ाऊंगा, रेडियस बढ़ाऊंगा, मास को कांस्टेंट रख दो, डेंसिटी घटेगी। और मैं इसको कंप्रेस करूंगा, मास को कांस्टेंट रख के कंप्रेस करूंगा, रेडियस को घटाऊंगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। देखिए यहाँ पे मास को कांस्टेंट मान लिया, अगर मैं रेडियस बढ़ाऊं तो डेंसिटी घटेगी, रेडियस बढ़ा करे तो डेंसिटी घटेगी। ये तो 8वीं 9वीं को पढ़ाया जाता है यार। अच्छा, अगर मैं डेंसिटी बढ़ा रहा हूं, मतलब डेंसिटी बढ़ा रहा हूं तो रेडियस कम होगा, मास को कांस्टेंट रख। अब तो कहना है कि मास जो डेंसिटी भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो आर चेंज कैसे होगा? आर भी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिक्स हो गई नहीं यार। अब आर के कैसे डिसाइड आर को चेंज करेगा जब ये दोनों कांस्टेंट हो गए? तो चल शर्मा थोड़ा सा भाई, लो जी पूछ लेना भगवान से, भगवान जी मैं ही क्यों, क्या जवाब दूं यार ऐसे डाउट का? मैं तो बुद्धि कहां रख के आया है, मतलब भगवान ने बनाते समय बिल्कुल ही नहीं दिया। जितना पढ़ा रहा उसको सीख ले, फिर दिमाग मत लगा अपना। और जो जवाब दे रहे हैं ना उन पे तो ज्यादा हंसी आ रहा मुझे कि जवाब भी दे रहे हो। आई थिंक दिस विल बी 1/r²। अबे यू थिंक युगांडा की घाटी में फेंक दूंगा, आवाजें आएंगी वहां पे अंधेरी काली घाटी में बस। चलो देखो, तो मास कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जी की वैल्यू करी यहां पे, ठीक है ना? डाउट भी बता दिया, मैं सोचा था डाउट बताऊंगा। देखो एस्केप वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगा जब मास कांस्टेंट है, जब डेंसिटी कांस्टेंट है तो एस्केप वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होगा। अब इंपॉर्टेंट बात, जो एस्केप वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी does not depends upon mass and direction of projection। अब ये बड़े लेवल का गेम है, छोटे लेवल का गेम नहीं है। मतलब अर्थ पे बैठ के कई बार पूछ लेते हैं कि मैंने सरफेस से 90 डिग्री पे फेंका है तो एस्केप वेलोसिटी v है। अगर मैं सरफेस से 60 डिग्री पे फेंकूं तो एस्केप वेलोसिटी क्या होगा? वही होगा। अगर मैं टेंजेंशियली फेंक दूं तो वही होगा। मुझे इन्फिनिटी तक पहुंचाना है, बड़े लेवल का गेम है, एंगल प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा एक्सप्लेनेशन, तुम काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हो, काइनेटिक एनर्जी किधर भी फेंको mp² ही होगा, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। हाँ एक बात, अगर तुम ये देखो तो पोल पे से अगर तुम पार्टिकल को फेंक रहे हो तो वहां से एस्केप वेलोसिटी देना थोड़ा सा मुश्किल होगा, मतलब वहां से एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी इक्वेटर के कंपेयर में, क्योंकि इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है, तो इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम लग रहा होता है, तो वहां से फेंकना आसान होगा पोल के कंपेयर में। ये आप एक बात याद रखें। अब एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे बैठ के जो आती है वो आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, मैंने जो बोला उसका बुरा मत मानना, बहुत ज्यादा गिल्टी मत फील करना कि सर ने क्या बोल दिया। बेटा ऐसे बोल देते हैं, जब बोलते हैं ना तो थोड़ा सा एहसास होता है कि कमियों का, तब अपन काम करते हैं, इसलिए बोला है, घबराना मत। देखो एस्केप वेलोसिटी हो गया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है सर, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। गलती हर इंसान से होती है, वैसे भी होती है, मुझे भी पत्थर मार के जाना तो कोई बात, गलती कर रहा हूं तो बोल सकता है। एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये अर्थ है। अगर मून के लिए एस्केप वेलोसिटी देखें अपन, तो मून के लिए एस्केप वेलोसिटी से थोड़ा कम आता है, कुछ आता है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास आता है, एग्जैक्ट नहीं लिखा मैं, इसके आसपास आता है। और गैसियस मॉलिक्यूल की जो एवरेज वेलोसिटी होती है, गैसियस मॉलिक्यूल वो होता है कुछ 6 किलोमीटर के आसपास, मैं अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं। तो ऐसा है कि अर्थ सरफेस पे किसी भी पार्टिकल को बाहर निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर स्पीड चाहिए, और गैसेस मॉलिक्यूल की स्पीड होती है 6, तो वो निकल नहीं पाता, इसलिए एटमॉस्फेयर हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन अगर अपन मून की बात करें तो मून पे किसी भी पार्टिकल को बाहर निकलने के लिए, एस्केप आउट करने के लिए सिर्फ वेलोसिटी चाहिए 2.3858 के आसपास, इतना किलोमीटर पर सेकंड चाहिए, और वहां पे गैसेस मॉलिक्यूल की स्पीड है 6 किलोमीटर पर सेकंड। तो अर्थ सरफेस से गैसेस मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकल पाता है क्योंकि उसकी वेलोसिटी एस्केप से कम है। लेकिन मून पे अगर तुम यहाँ पे ड्राम में भर के गैस ले जाओ, मून के सरफेस पे छोड़ दो, तुरंत भाग जाएगा, क्योंकि मून की कैपेसिटी नहीं है उसको होल्ड करके रखने की। वहां पे किसी पार्टिकल को बाहर फेंकना ज्यादा आसान है, क्योंकि सिर्फ 2 पॉइंट समथिंग देना होता है, और गैसेस मॉलिक्यूल की 6 है तो तुरंत बाहर निकल जाता है। तो एक बार और वो समय आ गया है
और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये रिस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए कि खड़े होके हाथ जोड़ के धरती माता को बोलो धन्यवाद कि आप में इतनी शक्ति है कि आप गैसेस मॉलिक्यूल को रोक के रख पा रहे हैं, तभी हमारा जीवन सुरक्षित है। फिर से वही द्रव्यमान और धरती माता की बात है। मान लो कि यहाँ पे इसके वेलोसिटी की वैल्यू 6 से थोड़ी भी कम आ जाती तो गैसियस मॉलिक्यूल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव नहीं होता। बहुत सारे ऐसे प्लैनेट है जहाँ पे इसके वेलोसिटी बहुत कम होता है तो गैसियस मॉलिक्यूल रेस्ट में रह ही नहीं पाता है, निकल जाता है, एस्केप कर जाता है। इसीलिए लाइफ बहुत सारे प्लैनेट्स पे पॉसिबल नहीं है। तो सब कुछ है लेकिन लाइफ फिर भी पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके वेलोसिटी की वैल्यू कम हो जाती है। तो फिर से आप इसीलिए धरती माता को हमारे जो हिंदू धर्म में पूजते हैं, किसी भी धर्म में पूजते हैं, वो इसका कारण यही सब है। कोई पागल नहीं था, वो सही कारण बता के गया सारी चीजों का। तू नहीं होता, तू कुछ नहीं होता तो तू कहां से आता? एग्जिस्ट ही नहीं करता कुछ अगर इसके वेलोसिटी की वैल्यू इतनी नहीं होती तो। समझ पा रहे बात की गहराई को? महसूस कर। आगे देख, ब्लैंक हो गया। चलो अब सवाल करते हैं। Escape velocity of Earth is 11.2 km/s, assuming the mass and radius of Earth to be 81 and 4 times the mass and radius of the moon। अच्छा, escape velocity देखो ये 2.48 आता है, ये देखो 2.48 आता है। कैसे निकालेंगे? तो देखो escape velocity का वैल्यू होता है मास के टर्म्स में और रेडियस के टर्म्स में 2gm/r। अर्थ की है तो बात अर्थ की लिखेंगे, अगर मून की लिखनी है तो √2g मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून। इसको डिवाइड हो तो रूट से रूट कैंसिल होगा, 2g सब कैंसिल हो जाएगा। ऐसे मत कर देना, रूट से रूट कैंसिल ना, अच्छे से देख। 2 से g, ये 2 से g कैंसिल होगा, ये रूट एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा यहाँ पे me बटा मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून ऊपर चला जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ नीचे आ जाएगा। ये है ना भाई, ये √2 कैंसिल होगा, रूट जी कैंसिल होगा, ये तो बचेगा ना, रूट एमी से रूट एम थोड़ी ना कैंसिल होगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दे, रेशियो दिया हुआ है, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। इसके वेलोसिटी अर्थ का आपको पता है, मून का निकाल लेंगे। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विथ एस्केप स्पीड इज, देखो 0। मैकेनिकल एनर्जी 0। मैंने आपको बताया था कि अगर एस्केप स्पीड से आप प्रोजेक्ट करते हो मतलब आपने स्पीड दिया हाफ m/2 और पोटेंशियल एनर्जी होता है -g कैपिटल M/r, तो ये एस्केप कर जाएगा, मतलब यहाँ पे फाइनली इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा और वहां पे इसकी स्पीड हम मिनिमम 0 मानते हैं। मैक्सिमम कुछ हो सकता है। एस्केप वेलोसिटी से अगर कम वेलोसिटी दूंगा तो इन्फिनिटी नहीं जाएगा, एस्केप वेलोसिटी से अगर ज्यादा वेलोसिटी दे दूंगा तो इन्फिनिटी पे जाके घूमेगा, जिसको इंटरस्टेलर स्पीड कहते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्टली एस्केप स्पीड के बराबर देता हूं, देखो नहीं क्या बोला है, प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस विद एस्केप स्पीड, मतलब इन्फिनिटी पे जाकर रेस्ट में। इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी भी 0, इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी भी 0, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। समझ आई बात? नेक्स्ट देखिए, if m is mass of a planet and r is the radius, then in order to become a black hole, what is black hole? black hole का मतलब होता है एक ऐसा जगह, बेटा समझना कोई खास बात नहीं है। black hole means एक ऐसा स्पेस जहां से लाइट भी एस्केप ना कर पाए। मतलब तू इमेजिन कर, एक जबरदस्त एग्जांपल दे तो मैं समझ आ जाएगा। मान लो तुम बैठे हो ब्लैक होल पे और तुमने अपनी एक टॉर्च निकाल के टॉर्च जलाई, तो तुम जनरली अर्थ पे जब टॉर्च जलाते हो तो रोशनी की लाइट कहां जाता है? सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। यहाँ पे बैठ के टॉर्च जलाओगे तो लाइट आगे जाएगा। यहाँ पे ऐसे टॉर्च जलाया मैंने, और ब्लैक होल पे अगर तुम टॉर्च जलाओ ना तो पता है क्या होगा? यहाँ से टॉर्च जलाओ, लाइट ऐसे जाके घूम के तेरे सर पे ही आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और क्या कर रहा हूँ? सही बता रहा हूँ। ब्लैक होल पे अगर बैठ के तुम टॉर्च जलाओ तो लाइट निकलेगा, घूम घूम के तेरे सर पे आ जाएगा। ऐसे लाइट जाएगा और घूम घूम के तेरे सर पे आ जाएगा। अच्छा, मतलब लाइट भी वापस आ गया, बेंड हो गया। मतलब यहाँ से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकता, लाइट भी वापस आ जाएगा। मतलब अगर आप एक स्पीड ऑफ लाइट भी किसी पार्टिकल को फेंक देंगे वो भी वापस आ जाएगा। मतलब यहाँ पे एस्केप स्पीड लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है, लाइट भी वापस आ जा रहा है। लाइट से ज्यादा रखना पड़ेगा, ये क्रिटिकल वैल्यू तो लाइट के बराबर रखना पड़ेगा। यहाँ पे एस्केप स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, ऐसा कुछ। तो एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है? वो होता है √2gm/r। ये तो होता है एस्केप वेलोसिटी जो असल में आता है, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर या उससे ज्यादा हो जाए तो उसी को कहते हैं कि ब्लैक होल बन गया। ठीक है, तो आंसर देखो, ये आंसर कंसेप्ट ही यही है। √2gm/r greater than c, less than c नहीं, ये वैल्यू गलत है, ये थर्ड आंसर। कई बार यहां से अर्थ की रेडियस पूछ लेते हैं कि अर्थ बिकम्स ब्लैक होल, तो फाइंड रेडियस ऑफ अर्थ। इफ अर्थ बिकम्स ब्लैक होल देन रेडियस ऑफ अर्थ, देन रेडियस ऑफ अर्थ। अगर अर्थ ब्लैक होल बन गया तो अर्थ की रेडियस क्या होगी?
अर्थ अगर ब्लैक होल बन गया तो अर्थ की रेडियस क्या होगी? सुनिएगा ध्यान से, ये जो रूट है ना वो उधर चला जाएगा, तो रूट उधर जाके स्क्वायर बन जाएगा, तो सी स्क्वायर ग्रेटर देन लेस देन 2gm/r। इस r को यहां ले दो, सी स्क्वायर को नीचे ले दो, r मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, जस्ट ले दो इक्वल टू लिख लो, निकलने की वैल्यू तो 2gm/c स्क्वायर। ये ऑलमोस्ट मिलीमीटर के ऑर्डर में आता है, ऑर्डर बोल रहा हूं मैं, वैल्यू नहीं निकाल रहा हूं, मिलीमीटर के ऑर्डर में आता है। मतलब समझ रहे हो, अर्थ है, अर्थ का रेडियस असल में होता है, यार क्यों ऐसे लिख रहा हूं मैं, सॉरी, सी स्क्वायर। अर्थ का जो असल में रेडियस है 6400 किलोमीटर है, लेकिन वो ब्लैक होल बना दोगे उसको, इसका मतलब उसकी रेडियस mm के ऑर्डर में आ जाएगी, मतलब वो एक कैसा हो जाएगा, ये अर्थ तेरा ये ले, mm के ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ये अर्थ, ये अर्थ हो गया, इतने साइज का हो जाएगा, mm के साइज का हो जाएगा, निकालो कैलकुलेट करोगे तो समझ में आएगी नहीं है। ब्लैक होल बहुत खतरनाक चीज है, पंगा मत लेना। आगे The atmosphere on a planet is possible only if where RMS is root mean square speed of gas molecule on a planet। जब गैसेस मॉलिक्यूल की स्पीड, जो RMS स्पीड है वो कम है एस्केप वेलोसिटी से, मतलब एस्केप वेलोसिटी बाहर जाने के लिए जितनी वेलोसिटी उससे कम है, तो गैसेस एटमॉस्फेयर प्रेजेंट रहेगा, तो देखो RMS कम होनी चाहिए इससे, बराबर नहीं, बराबर में निर्भर होता है, बराबर में तो क्रिटिकल कंडीशन है, थोड़ा भी ज्यादा हुआ किसी वजह से तो निकल जाएगा, ऐसा नहीं, RMS कम होना चाहिए, बराबर वाली टिक नहीं करते ना, अब RMS कम होना चाहिए एस्केप से, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन अपन डिस्कस करेंगे जिससे सवाल पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली। सर ऐसा क्या है? ऐसा ये है कि आपसे पूछेगा कि मैंने ऑब्जेक्ट को जो वेलोसिटी दी है वो एस्केप वेलोसिटी के बराबर है, अगर एस्केप वेलोसिटी के बराबर है तो सब मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा जीरो। पूछेगा आपसे मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, अगर ये सवाल अभी किया मैंने, जीरो हो जाएगा। अब इन्फिनिटी पे उसकी स्पीड क्या होगी, तो इन्फिनिटी तक वो जाएगा, उसकी इन्फिनिटी पे स्पीड क्या होगी, जीरो, है ना। अब सुनो, अगर मैंने उसको वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा दे दिया मतलब पक्का हो जाएगा, अब इसकी मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि वहां पे जाके पोटेंशियल जीरो होगा लेकिन काइनेटिक कुछ ना कुछ बचेगा, तो वहां पे जाके इसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। मतलब मैं वहां पे जाके क्या, थ्रू आउट द मोशन अगर एस्केप वेलोसिटी ज्यादा दे दे तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। ओके सर, बढ़िया कांसेप्ट समझा। अब आपसे पूछेगा कि अगर मैंने वेलोसिटी ज्यादा दी तो इंटरस्टेलर स्पीड क्या होगा, तो COMe। देखो अर्थ सरफेस से इंफिनिटी तक आप लगा दो COMe, तो अर्थ सरफेस पे इसका पोटेंशियल क्या होगा, माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बटा r प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv गिवन का स्क्वायर, नॉट एस्केप, दिस इज नॉट एस्केप, एस्केप से ज्यादा कुछ वेलोसिटी दी है, इज इक्वल टू इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो और काइनेटिक हो जाएगा हाफ m v इंटरस्टेलर स्पीड, इंटरस्टेलर स्पीड ये हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व करके तुम्हारा यहाँ पे मास से ये मास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मास से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये बताओ 2 से 2 कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, इस 2 को आप एक काम करो इधर ही रखो, उधर कहाँ जाओ, इधर ही रखो, तो -2 G कैपिटल M/r प्लस VG का होल स्क्वायर इज इक्वल टू V इंटरस्टेलर स्पीड का होल स्क्वायर। अरे भाई 2 लेके कॉमन यहाँ लगा दिया ना। अच्छा 2gm/r तो V का होल स्क्वायर है, इसके वेलोसिटी क्या होता है, √2gm/r, तो इसके V का होल स्क्वायर है, -V का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो V गिवन का होल स्क्वायर माइनस VE का होल स्क्वायर, इसका इधर ले आओगे तो रूट बन जाएगा, तो आप लिखो V गिवन का होल स्क्वायर माइनस VE का होल स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू होगा आपका V एस्केप, इज सॉरी V इंटरस्टेलर, ये आएगा V इंटरस्टेलर। तो ये सवाल पूछते हैं तो आपको ये याद रखना है डायरेक्ट, आप पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा के नहीं लिखोगे, आपको COMe लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये चीज याद रखिए। और कैसे याद रखे वो मैं बताऊंगा। अब सुनो, अगर तुम्हें गिवन वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम दिया, मतलब पार्टिकल अभी बाउंडेड है, उसका नेट मैकेनिकल एनर्जी जीरो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा मैं बताता हूँ। देखो अगर आपने गिवन वेलोसिटी एस्केप से कम दिया तो एस्केप इन्फिनिटी पे नहीं जाएगा, एस्केप आउट नहीं होगा, तो कहीं पे एच हाइट पे जाकर वापस आएगा, और जिस एच हाइट पे गया है वहां से वापस आएगा, मतलब मैक्सिमम हाइट डिफाइन हो गई वो। अगर मान लो ये अर्थ है तो यहाँ से किसी एच हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो होगी तो फिर वापस नीचे आएगा, तो ये मैक्सिमम हाइट डिफाइन होगी। अब जब वो रुका तो उसके काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल तो नेगेटिव में आएगी, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव। अब फिर से यही कंसेप्ट लगा के आप सॉल्व करेंगे, ये 7-8 लाइन का कैलकुलेशन तो 4 में होगा, ये 8 में होगा, 8 में होगा, और बहुत भयंकर फॉर्मेट में बताए जाते हैं, मैंने अलग ही निकाला है, और अलग जो निकाला है ना वो तुम्हें मोक्ष दिला देगा तुरंत। देखना मैं क्या कहता हूं। तुमसे पूछेगा कि इफ गिवन वेलोसिटी इज लेस देन एस्केप वेलोसिटी देन फाइंड मैक्सिमम हाइट। अरे भैया अगर हाइट निकाल रहा हूं तो एक बात बता, हाइट अगर निकालूंगा तो ऑब्वियस सी बात है यार कि
इसका यूनिट और डायमेंशन मीटर में, तो उधर भी मीटर में आएगा। हाँ सर मीटर में आएगा, मेहनत करके फॉर्मूला बनाया, देखना ध्यान से, मीटर में आएगा। अब अगर वो मीटर में आया और अर्थ की रेडियस ही तो मीटर में आता है, उसी से तो कंपेयर कर सकते हैं। हाँ तो सीधा h बराबर r, डायमेंशन मैच कर गया। अब जो भी टर्म लिखूंगा वो एक्स्ट्रा टर्म है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा टर्म है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ऐसा, v का होल स्क्वायर माइनस v गिवन का होल स्क्वायर। क्या ये सही है? तो अंधा भी देख के बोलेगा, वो अगर 2 क्लास भी का ले लेगा तो बोलेगा गलत है। कैसे गलत है? तो समझना और फील करना। आपको मैं सच बताता हूँ बेटा, आपको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो 50% जनता को ये सही लग जाता है। क्यों गलत है वो देखो। डिस्टेंस r इज द डिस्टेंस, नीचे वेलोसिटी का होल स्क्वायर माइनस वेलोसिटी का होल स्क्वायर, तो डायमेंशन वेलोसिटी का होल स्क्वायर, तो डिस्टेंस बटा वेलोसिटी का होल स्क्वायर डिस्टेंस थोड़ी ना बनेगा। हाँ सर ये गलत है सर, सही बताया सर, गलत है। हाँ अच्छा बेटा रामलाल गलत है। अब मैं क्या करता हूं कि v गिवन का होल स्क्वायर बटा v स्केप का होल स्क्वायर, ये सही है कि गलत है? तो एक लॉजिक यहां पे समझना, यहां पे जो मैंने वेलोसिटी दी है गिवन, वो स्केप से कम दी है, तो गिवन में स्केप से कम दी है, स्केप ज्यादा है तो 1 से कम आएगा, 1 से कम का होल स्क्वायर करूंगा तो और कम आएगा, उसमें से 1 घटाऊंगा तो निगेटिव आ जाएगा। हाँ निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, मतलब ये गलत है। तो इसको सही अपन ऐसे लिखें कि डायमेंशन भी मैच करे, लॉजिक भी मैच करे, सब कुछ सही हो, ऐसा लिखते हैं। v स्केप का होल स्क्वायर बटा v गिवन का होल स्क्वायर माइनस 1 ना प्लस 1। जो इन द सेंस सबसे कम है। फोर्स में क्या है? 2 मास 2 डिस्टेंस, पोटेंशियल में 2 मास लेकिन 1 डिस्टेंस कम हो गया, फील्ड में 1 मास कम हो गया g बटा r स्क्वायर, और पोटेंशियल में 1 मास 1 r भी कम, तो फोर्स से पोटेंशियल तक कैसे आगे देखें? माइनस जी एम बाई आर, आसान और छोटा फॉर्मूला, माइनस जी एम बाई आर। ये एक स्केलर टर्म है, ये एक स्केलर टर्म है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसका यूनिट हो जाएगा तुम्हारा जूल पर कूलम, सॉरी जूल पर केजी, जूल पर केजी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, जूल पर केजी। देखो बहुत सिंपल सा, ठीक है ना। तो आइए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, ड्यू टू पॉइंट मास, पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? तो इस पॉइंट मास से r डिस्टेंस पे इस m मास की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसमें से m से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा माइनस g कैपिटल M बटा, सीधा डिस्टेंस अपन देखते हैं, कोई खास बात नहीं। मान लो यहाँ पे मैं स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 पॉइंट मास रखता हूँ और सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड पूछूं, इस P पॉइंट पे तेरा ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा 0, क्योंकि कोई भी मास रखोगे तो नेट फोर्स पे 0 लगेगा। लेकिन इसी P पॉइंट पे पोटेंशियल होगा माइनस g कैपिटल M बटा 4 क्योंकि इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, और सबका पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, निगेटिव होगा लेकिन ऐड होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल है सबका बराबर है, तो सब ऐड कर दोगे माइनस जी बाई 4, और ये डिस्टेंस मान लो कुछ x है जो कि l बाई रूट 2 हो जाएगा, l इसका है तो ये डिस्टेंस मैंने x बोल दिया, तो ये आ जाएगा आंसर, कोई खास बात नहीं। ठीक है, रिंग का पोटेंशियल इतना आसान होता है ना, बच्चे किसको समझ नहीं पाते, रिंग है, ठीक है ना, रिंग है ये, रिंग का मास है m, रेडियस r, इसके एक्सिस से x डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे अपने P पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना, उसका पोटेंशियल होगा माइनस g कैपिटल M मतलब मास, और इसके सर्कमफ्रेंस से इस पॉइंट की डिस्टेंस बोल, तो अगर रेडियस इसका r है तो सर्कमफ्रेंस से इस पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और यही पोटेंशियल, ये पोटेंशियल। तो कैसे हमें समझ नहीं आता, तो कैसे बता दिया आपने? तो एक बात बताओ, रिंग अभी मेरे पास ही है, चलो ये रिंग है, रिंग नहीं दिख रहा क्या? कौन सा दिख रहा है ज्यादा? एक और है, ये ज्यादा चमक रहा है। अब इसके एक्सिस पे कहीं जाके तुम यहाँ पे पोटेंशियल लिखोगे, तो इस छोटे से मास का पोटेंशियल यहाँ पे आएगा कुछ, इस छोटे से मास का दिएगा, सबका सारे मास से डिस्टेंस यहाँ पे सेम आएगा। अगर तुम यहाँ से मास से डिस्टेंस देखो, इस मास से डिस्टेंस देखो, इस मास से डिस्टेंस देखो, इस मास से डिस्टेंस देखो, इससे देखो, इससे देखो, इससे देखो, सारे मास से डिस्टेंस तो सेम ही आ रहा, इससे देखो, और टोटल मास की वैल्यू उतनी, और ये इसका कोई डायरेक्शन है नहीं, तो पोटेंशियल सिंपल आएगा माइनस जी एम बटा रूट अंडर r स्क्वायर प्लस। सेंटर पे देखोगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सेंटर पे पोटेंशियल आएगा माइनस जी एम बाई आर। पोटेंशियल इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, बस इतना होता है, समझ में आया? अब नेक्स्ट है आपका
पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल सेल, मतलब हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर, तो इस हॉलो स्फीयर के लिए पोटेंशियल लिखोगे तो फिर से वही बात जो मैंने कल आपको बताया था, एक बॉल दिखा दो, बोलो कि कैसा बॉल दिखाऊं, कभी देखा है बॉल, देखा है बॉल की गोली खिलाऊं तब दिखेगा, इधर देख बॉल को देखेगा। तो अगर ये पूरा स्फीयर में बोलो कि बताओ हॉलो है कि सॉलिड है, तो नहीं पता सर, वो तो अंदर जाके देखेंगे तब पता चलेगा कि अंदर मामला क्या है। बाहर से देख के सब एक ही जैसा लगता है, बाहर से तुम बॉल देखते हो तुम्हें सब एक ही जैसा लगता है, लेकिन असल में अंदर क्या है वो कैसे पता चलेगा, जब अंदर जाके देखोगे। बाहर से देखने पे कभी पता नहीं चलता, तुम्हें चल जाता कि बाहर से देखने में पता नहीं, सिर्फ बाहर से देखने से पता नहीं चलता, सब एक ही जैसा लगता है, लेकिन अंदर जब जाएंगे तुम्हें पता चलेगा कि अंदर में मामला असल में कैसा है। तो बाहर से सब एक ही जैसा है, तो सबको एक ही जैसा ट्रीट करते हैं हम, बाहर से हम, हमारे लिए सब एक ही जैसा है, किसी में कोई स्पेशल हमको नहीं दिखता, सब एक ही जैसा है बाहर से। तो देखो यहाँ पे पी पॉइंट पे बैठ के मान लो हॉलो स्फीयर है जिसका मास है m, ओहो सॉरी, जिसका मास है m और रेडियस है r, तो यहाँ पे r डिस्टेंस पे पोटेंशियल लिखोगे p पॉइंट पे, तो ये सिंपल होगा -g/r। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, तो पूरा हॉलो स्फीयर का तुम मास सेंटर पे मान लो, ये तुम्हारा सरफेस की बात हुई, ये किसकी बात हुई? सरफेस की बात हुई, सॉरी आई एम सॉरी, अरे आउटसाइड बात हुई, ये सॉरी आउटसाइड पॉइंट की बात हुई। ये पी पॉइंट कहाँ पे है? आउटसाइड है। अगर तुम सरफेस पे पोटेंशियल देखो तो सारे मास को अभी भी यहाँ मानोगे, ये होगा -gm/R, अरे सॉरी ये स्मॉल r है, अरे भाई यहाँ पे पोटेंशियल लिख रहा है, सारा मास को यहाँ मान ले, तो सेंटर से डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r, ये है आंसर। और सरफेस का पोटेंशियल लिखोगे तो सरफेस का पोटेंशियल ये आएगा -gm/R। अब अंदर में तुम्हें कहीं पोटेंशियल लिखना है, तो एक बात बताओ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अंदर में क्या होता है? 0। तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अंदर में 0 मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड ही नहीं है, तो अंदर में एक पॉइंट मास को यहाँ से यहाँ घुमाओ, यहाँ से यहाँ घुमाओ, वर्क कितना होगा? 0। तो अंदर में ग्रेविटेशनल फील्ड को घुमाने में वर्क 0 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पोटेंशियल 0 होगा, पोटेंशियल तो डिफाइंड होता है कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क होगा। मान लो इसका मास है, रेडियस है, लिख लेता हूं, मान लो मुझे इस स्मॉल r डिस्टेंस पे इस q पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करूंगा? इन्फिनिटी से, r इज इक्वल टू इन्फिनिटी से किसी पॉइंट मास को मैं पहले सरफेस तक लाऊंगा और फिर सरफेस से लेकर के फिर अंदर यहां तक ले जाऊंगा। तो सरफेस से लाने का वर्क होगा तुम्हारा अंदर में किसी q पॉइंट इनसाइड तक ले जाना, तो सरफेस से यहां तक लाने का वर्क हो जाएगा -gm/r, क्योंकि सरफेस तक लाने का वर्क देखो पोटेंशियल, अब अंदर में यहां तक लाने में वर्क होगा 0। प्लस एक्स्ट्रा कहीं भी लगा, एक्स्ट्रा 0 होता है। तो इनसाइड का पोटेंशियल अंदर में कहीं भी, इनसाइड की बोलूं मैं, सेंटर की बोलूं, हो जाएगा -gm/r एंड दैट्स इज कांस्टेंट टर्म। तो हॉलो स्फीयर के अंदर हर जगह पोटेंशियल होता है -gm/r। देखो when p is outside the cell then potential v is equal to -gm/r, full mass m is concentrated at the center, that's it। अंदर में भी कहीं भी पोटेंशियल की वैल्यू जितनी सरफेस पे उतनी ही होगी। अब मान लो ये ग्राफ बनाने को बोल रहा, तो मैं बोल रहा हूँ मोड v का ग्राफ कैसा बनता है वो दिखाता हूँ मैं आपको r के रिस्पेक्ट में। तो ग्राफ कैसा होगा कि सेंटर पर पोटेंशियल है तुम्हारा -gm/r और अंदर हर जगह पोटेंशियल उतना ही होगा, और फिर जब आप सरफेस पे आ जाओगे उसके बाहर पोटेंशियल का फॉर्मूला आउटसाइड के लिए लगेगा -gm/small, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ये है पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ फॉर अ हॉलो स्फीयर, फॉर अ हॉलो स्फीयर। अच्छा बता पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों है? तो ये तो तूने फॉर्मूला पढ़ा है, देख फील्ड 0 कहां पड़ा अभी तो बताया यार, ये पड़ा। अगर फील्ड 0 तो 0 तभी आएगा जब किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे। तो अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि फील्ड 0 है। अच्छा फील्ड 0 क्यों? क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है। अरे पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि फील्ड 0 है। फील्ड 0 क्यों है? क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है। ये एक्सप्लेन हो गया। I is equal to dv/dr। ये 0 तभी होगा जब ये कांस्टेंट होगा, और ये कांस्टेंट अगर होगा तो ये 0 होगा। ये 0 क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्यों है कि ये 0 है? इसी से एक्सप्लेन हो गया। चल देख, अब देख, अब यहाँ पे सवाल देखना, बढ़िया सवाल, जबरदस्त सवाल। 99% बच्चा पूछता है, लेकिन तेरे पास पूछने के लिए है, बताने के लिए हमारे साथ, तेरे पास पूछने के लिए कुछ नहीं है। बता, तेरे पास बताने के लिए, पूछने के लिए। करा देना बच्चों को जाकर, और मजा आ जाएंगे, उसको भी मोक्ष मिल जाएगा। तो अपने जीवन का उद्देश्य बनाओ कि अपने आसपास के 2-4 लोगों को मोक्ष दिलाओ ना, ऐसे नहीं
ये खुद मोक्ष पा लिए और सेल्फिश बन गए। मैं आपको बार बार कहता हूँ, जितने लोगों को मोक्ष दिलाओगे तुम्हें मोक्ष ज्यादा मिलता जाएगा, तुम्हें आनंद की अनुभूति ज्यादा होगी। तो बस जाओ और पकड़ के, कोई जा रहा है ना फिजिक्स नहीं आता, उसको घर वाले कोई मोक्ष दिला दे, पकड़ के बिठा, क्या फिजिक्स पढ़ा देता हूँ। अगर तुम्हें कोई विद्यार्थी स्टूडेंट नहीं मिल रहा तो अपने घर वाले को ही पढ़ा दो, उनको ही मोक्ष दिला दो, लेकिन मोक्ष दिलाना तुम्हारा कसम है तुम्हें नीट की। हर एक इंसान 10 लोगों को मोक्ष दिलाएगा। कोई नहीं मिल रहा तो अपने घर वालों को ही बिठा के समझा दे थोड़ा, और कसम है तुम्हें नीट की। ऐसा ना इग्नोर नहीं कर सकते भैया, पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो, मजा आएगा। कसम है तुम्हें नीट की। नीट की कसम क्यों दे रहे हो सर? 10 लोगों को मोक्ष दिलाने के लिए तो 10 एमआर स्टार चाहिए। तो मैंने तुम्हें एक बताया है क्या? मैंने तुम्हें कितने एमआर स्टार बताया? बहुत सारे बताए हैं ना। तो बहुत सारे एमआर स्टार है तुम्हारे पास। क्या तुम 10 ऐसे लोगों को नहीं जानते जो नीट की तैयारी कर रहा है, जो आईटी की तैयारी कर रहा है, या जो बोर्ड की तैयारी कर रहा है, कहीं ना कहीं पढ़ रहा है, 11-12 में साइंस पढ़ रहा है? क्या आप 10 ऐसे लोगों को जानते हैं? तो जाके उनको मोक्ष दिलाइए। मेरा नाम मत बोलिएगा, जाके उनको एमआर स्टार समझाइए। यही नहीं करूँ कि मेरा नाम पहुंचाने ना, अगर करो तो बहुत अच्छी बात है, अपने गुरु के बारे में बताना तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जाके 10 लोग आप कहते हैं कि इससे सवाल करो, तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। मैं ये सलाह आपको इसलिए दे रहा हूँ, देखा मेरी बात पॉजिटिवली समझना, मैं आपको ये सलाह इसलिए दे रहा हूँ कि देखो, कोई चीज पढ़ के कभी समझ नहीं आती, कोई चीज कभी पढ़ोगे ना तो समझ नहीं आएगी। तुम्हें क्लास में पढ़ते पढ़ते तुम्हें महसूस होगा, अरे वाह सर ने क्या पढ़ाया, हमें सब समझ आया। लेकिन जब सवाल करोगे तो रुकोगे, फंसोगे। क्यों फंस रहे हो भाई? सब सवाल तो सब कंसेप्ट तो सब समझ में आ गया था। तो फंसेंगे हम इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ जो बताया गया था ना वो चीजें दिख गई, अच्छा ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है ये तो हम सवाल पढ़ के ही अप्लाई कर पाते हैं। लेकिन मैं सवाल के आपको दिखाता हूं, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ नहीं बता सकता। बच्चे कहते हैं सर ये भी आप ही बताओ, आप सवाल आप ही करके दिखाओ और यही बताओ कब इस लगेगा कब नहीं लगेगा। तू क्या करेगा भाई? सब मैं ही कर लूं, तुम क्या करोगे भाई? मैं जो सिखाता हूं उसको समझो, अप्लाई भी करना सिखा देता हूं, लेकिन फिर भी तुमसे सारे सवाल नहीं होंगे। ये कैसे गलतफहमी पाल लेते हो? अच्छा सुना ध्यान से, कई लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि अच्छा एमआर पढ़ लिया, एमआर सारा आ गया, कंसेप्ट भी आ गया, मैं सारा सवाल कर लूंगा। अगर सारा सवाल तुम ही कर लोगे तो कल आके फिजिक्स तुम ही पढ़ा लेना, मेरी क्या जरूरत पड़ेगी? अगर तुम इतनी फिजिक्स सीख ही जा रहे हो तो मेरी क्या जरूरत है? फिर तुम ही पढ़ा लेना। छोड़ो ना, डॉक्टर क्यों बनोगे? बहुत पैसे मिलते फिजिक्स पढ़ाने के लिए, पढ़ा लेना तुम भी फिजिक्स। भाई समझना, प्रैक्टिकली समझो। एक बार चीजों को पढ़ के सब चीज नहीं आएगा, चाहे कितनी भी जान दे दूं ना मैं, तो भी तुम्हें नहीं आएगा, तुम्हें भी जान लगाना पड़ेगा। तो ये बराबर का मामला है, म्यूचुअल है, ये हम दोनों का आपस का मामला है, म्यूचुअल है। और म्यूचुअल में उतनी ही सहयोग करो जितना मैं कर रहा हूं। सुनो ध्यान से, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ो और सॉल्व एग्जाम्पल थोड़े से करो, फिर एमआर लगाओ। और पढ़ने से नहीं समझ में आता, सवाल करने से थोड़ा समझ आता है। और उसी चीज को अगर किसी को तुम पढ़ा दो तो अंडरस्टैंडिंग लेवल और ऊपर चला जाता है। तो तुम्हें पढ़ते पढ़ते जो मोक्ष मिला है ना, असल में वो मोक्ष तो यहाँ है। तुम्हें असल में मोक्ष चाहिए, वो चीज किसी को पढ़ाओ, घर में किसी को, बच्चे को, किसी दूसरे दोस्त को, हॉस्टल में किसी फ्रेंड को, किसी को बताओ कि ऐसे ऐसे सवाल कर लेते हैं, तब जाके इसका असल मतलब होगा। और जब बताते बताते तुम्हारे अंदर जो एक चमक पैदा होगा ना, उसको कहते हैं अपन मोक्ष। और देखते हैं 2 point mass having mass m and 4m are placed at distance r। देखो सवाल देखो, आंसर देखना तुरंत आ गया। m placed at distance r, दूसरा है 4m placed at a distance r। The gravitational potential at a point where gravitational field intensity is 0। अरे बबुआ काबा, कहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो? तो सर कहीं होगा आर की पे होगा कहीं। आर की वैल्यू यहाँ पे पहले फील्ड हम 0 निकाल के नहीं निकालेंगे, हमें पता है x इज इक्वल टू आर बटा 4 गुना ज्यादा है तो रूट 4 प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 3 आर बटा 3, मतलब यहाँ से आर बटा 3, तो आर में से आर बटा 3 तो होगा 2 आर बटा 3। अरे बुझाया? तो यहाँ पे पोटेंशियल लिखो, तो v इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर बाई 3, तो आर नीचे 3 ऊपर, माइनस 4m की वजह से लिखोगे तो माइनस जी 4m बटा आर, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये टोटल आर था, ये आर बाई 3 आ गया तो 2r बाई 3, 2r बाई 3 तो 3 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा। तो नीचे आ जाएगा तुम्हारा 2r, नीचे आ जाएगा तुम्हारा 2r, और यहाँ से एलसीएम लोगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 6 माइनस 6gm माइनस 12gm, तो 12 माइनस 6 18 और 18 बाई 2 9, तो 9gm बाई आर इज करेक्ट आंसर। लो भैया, माइनस 9gm बाई आर इज द करेक्ट आंसर, यही सही है। इस सवाल का सॉल्यूशन 6-7 लाइन का होता है। पहले तो फील्ड जो करते हैं फिर वो निकालते हैं, मैंने सही निकाला ना, एक बार चेक कर लो। x इज इक्वल टू होता है r बटा
रूट एन, ये एक एम है, दूसरा 4m है, रूट 4 हो जाएगा 2 + 1 3, आंसर आ गया -9 GM/R इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, फिर से वही बात है, अगर तुम बाहर जाके बैठ जाते हो, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, बाहर जाके बैठ जाओगे, यहाँ पे मास m रेडियस r, तो यहाँ पे आउटसाइड रीजन पे पोटेंशियल होगा पॉइंट मास अज्यूम करके -gm/r बस। P is outside the sphere where r is greater than r, then potential is equal to V is equal to -gm/r is correct। अब बात है सरफेस की, सरफेस पे क्या होगा, तो सरफेस पे पोटेंशियल होता है, सरफेस पे -gm/R, दैट्स इट, सरफेस पे पोटेंशियल होगा। अब तुम्हें पोटेंशियल निकालना है किसी r डिस्टेंस पे, सेंटर में, यहाँ से r डिस्टेंस पे, यहाँ पे जहाँ पे r इज लेस देन इस P पॉइंट पे अपने को पोटेंशियल चाहिए, या इसको मैं चाहूँ तो बोल देता हूँ Q पॉइंट। तो फाइंड पोटेंशियल एट Q, जहाँ पे अंदर में फील्ड जीरो नहीं है, आपको पता है ना, ये अंदर में फील्ड जीरो नहीं है, तो पोटेंशियल एट Q पॉइंट विच इज इनसाइड, अंदर में, जहाँ पे स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R एंड मेजर्ड फ्रॉम सेंटर। ये भी स्मॉल r मेजर फ्रॉम सेंटर है, लेकिन ये बाहर चला गया था, इसलिए पॉइंट मास मान लिया, अंदर में पूरा का मास पॉइंट मास नहीं मान सकते। तो ये पोटेंशियल क्या होगा, ये मिल जाना है। अब देखो, डेराइव करूंगा तो फिर से वो डेरिवेशन पढ़ने में आप इंटरेस्टेड हो नहीं, क्रैश कोर्स है, समझ रहे हो, तो मैं तुम्हें डेरिवेशन से भी जबरदस्त सिखाऊंगा, ऐसी चीज सिखाऊंगा कि याद करना तो छोड़, भूल के दिखा दे, तू भूल के दिखा देगा ना, ऐसे हमारे स्ट्रक्चर बताऊंगा ना कि बार बार वो चमकेगा, तू भूल ही नहीं पाएगा। अब मेरे लिए बस ये काम कर लो कि सेंटर पे पोटेंशियल को याद कर लो, ये होता है -gm/2r, ये कहाँ का पोटेंशियल है, सेंटर का, कहाँ का पोटेंशियल बेटा, सेंटर का, -3gm/2r, ऐसे भी याद कर लो कि इसका 3 गुना होता है, ये रिलेशन तुम्हें याद भी करना है। सरफेस पे पोटेंशियल होता है, सॉरी सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस होता है, ये होता है, आपको याद भी रखना है ये चीज। चलो सर याद रख लिया। अब बताओ अंदर में पोटेंशियल क्या होगा, तो इनसाइड Q पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, उसमें सेंटर पे पोटेंशियल, मतलब वहां पे R को क्या रखा है अपन ने, 0, सेंटर पोटेंशियल, सेंटर से R मेजर कर रहे हैं, तो R को 0 रखा है, और सरफेस पे पोटेंशियल मतलब R को कैपिटल R रखा है। तो यहाँ पे अपने को पोटेंशियल इस तरीके से लिखना है, ये स्मॉल r को कैपिटल रखूं तो ये बन जाए, और स्मॉल r को 0 रखूं तो ये बन जाए, तो स्मॉल r को अगर 0 रखूं तो 3/2 लिखना चाहिए। एक काम करते हैं, -3gm/2r रख लेते हैं, स्मॉल r मल्टीप्लाई करते हैं, क्या ये सही है? 3 बार गलत करके देखो, तुम्हें सही का यहाँ अंदाजा हो जाएगा, ये सही है क्या, नहीं सर ये गलत है। सर कैसे, तो डायमेंशनली गलत है बे, अरे हाँ डायमेंशनली गलत है, कैसे डायमेंशनली गलत है, देखो R से R काटोगे, पोटेंशियल में तुम्हें क्या बात हुई थी, बात तो याद रखो जो हुई थी, gm/r, तो gm/r और एक R मल्टीप्लाई कर लिया, गलत है, आंसर गलत है। अच्छा याद करो कि फील्ड अंदर में कैसा होता है, अंदर में यहाँ पे फील्ड कैसा होता है, ये होता है G(m/r³ इंटू स्मॉल। अच्छा अंदर का फील्ड होता है प्रोपोर्शनल, ओहो, मतलब नीचे तो r³ आएगा, का जब पोटेंशियल भी लिखोगे तो फील्ड को ही तो डिफरेंशिएट करके पोटेंशियल लिखोगे, सॉरी इंटीग्रेट करके पोटेंशियल लिखो, तो r³ तो रहना ही है वहां, तो नीचे आएगा r³, नीचे पक्की बात है r³ आएगा। तो ऊपर में अगर तुम लिखे हो पोटेंशियल डायमेंशन ठीक रखने के लिए, तो पोटेंशियल की वैल्यू थी gm/r, नीचे एक r आना चाहिए, तुमने 3 r लिख दिया, तो ऊपर में r² होगा, आंसर ठीक है। अब बताओ ये ठीक है, r को 0 रखो, जब तुम सेंटर पे पहुंचोगे तो r को जैसे ही 0 रखो तो पोटेंशियल आना चाहिए 3/2, r को 0 रखा, पोटेंशियल कितना आ रहा है 0, मतलब ये गलत है। अच्छा r को 1 रखो, सॉरी स्मॉल r को कैपिटल R के बराबर रखो, स्मॉल r को अगर कैपिटल R के बराबर रखोगे तो कैपिटल R² से Q कटेगा, तो नीचे आ जाएगा, ये gm/r आ रहा था, ये तो 3/2 आ रहा है, मतलब मजा नहीं है, गलत हो रहा है। एक काम करते हैं, ऐसा करते क्या, कैपिटल R² में से स्मॉल r², तो महसूस करो अभी भी गलत है। कैसे, अगर मैं स्मॉल r को कैपिटल R के बराबर रखूं, सरफेस पे जाऊं, तो पोटेंशियल होना चाहिए gm/r। अब यहाँ पे स्मॉल r को कैपिटल R के बराबर रखोगे तो ये कैपिटल R से कैपिटल कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, लेकिन ये 0 तो नहीं है। हाँ अगर स्मॉल r को 0 रख दो, स्मॉल r को 0 रखो, तो ये बनेगा तुम्हारा कैपिटल R, स्मॉल r को 0 रखोगे, मतलब सेंटर से मेजर कर रहे हो, स्मॉल r को 0 रखोगे तो ये 0। मैं गलत करके सिखा रहा हूँ बेटा, यही तरीका याद रखने का। अगर मैं स्मॉल r को यहाँ 0 रखूँ तो r² से r³ कटेगा तो नीचे आ रहेगा, तो ये सही बैठ रहा है, लेकिन ये गलत बैठा, मतलब एक को तो मैं सही बना दूं, गलत क्यों बैठ रहा है, क्योंकि r और स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाए तो सीधा कट के 0 r, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए। तो काम करते हैं, ऐसा करो कि स्मॉल r को 0 रखने पे ये बचेगा, इसके अंदर 3 लगा दो, मतलब सेम यही टर्म लिख रहा हूं मैं, कैसे लिख रहा हूं देखना,
gm/2r क्यों रखा, वही चीज रखा लेकिन 3 को अंदर ले आया, और 3r² माइनस स्मॉल r स्क्वायर लिख देता हूं। अब इसे देखना 3 और 2 का क्या गेम बना कि जैसे ही तुम स्मॉल r को 0 रखोगे, रखो यार 0 रखो, तो 0 रखोगे तो -3gm/2r आना चाहिए, तो जैसे इसको 0 रखोगे तो -3gm/2r क्यों r स्क्वायर, तो आ गया, मतलब ये सही है। जैसे ही स्मॉल r को 0 रखा तो ये सही आ रहा। अब जैसे ही मैं स्मॉल r को कैपिटल r रखूं, मतलब अंदर पे कहीं भी निकाला है और सरफेस पे निकालना, तो स्मॉल r को कैपिटल r रखोगे, ठीक है। तो 3r² माइनस r², तो क्या बनेगा 2r², और देखो ये 3 में से एक जाएगा, 2 बनेगा, 2r² से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r² से r क्यों कैंसिल होगा, तो एक r बचेगा -gm/r। समझ रहा है गेम, देख कितना लॉजिकल है ये इत्तेफाक नहीं है 3/2, देख कैसे बनाया, यहां से 3 में से 1 घटा दिया, तो जैसे ही 2 आ जाए घटने से, देखो स्मॉल को कैपिटल रखोगे 3 में से घटेगा 2, 2 से कट गया, अरे वाह, और जैसे इसको 0 रखा ये 3 आ गया, देख तुम्हें हर एक टर्म चमका दिया मैंने, इसको कहते हैं फलसफा। बता, इसको भूल के दिखा दे, अगर भूल के दिखाएगा तो तुम्हें इतना नहीं याद है कि r को 0 रखूंगा तो सेंटर पे 3/2, सरफेस पे इतना, तो अगर 4 ऑप्शन भी आ गया ना तो सही तो 1 सेकंड में निकाल लेगा। बता मोक्ष मिला कि नहीं, ये है पोटेंशियल का कंसेप्ट। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो देखो ग्राफ बना के दिखा। अगर इन साइड में पोटेंशियल की बात की जाए तो -gm/r³ 2r³, तभी 3 में से 2 जाएगा, 2 से कटना चाहिए। अरे गजब गजब, अरे दिल जीत लिया। मतलब कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते मुझे खुद ही मोक्ष मिलता रहता है, पता नहीं तेरा, नहीं मुझे खुद ही मोक्ष मिलता रहता है। आउटसाइड में जो पोटेंशियल होगा -gm/r, मोक्ष के लिए आपको भी कष्ट उठाना पड़ेगा, मेरे साथ झूमना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। चलो अब हमें ग्राफ बनाना है पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का, मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहा हूं तो अपन निगेटिव ग्राफ बनाएंगे। सुनो ध्यान से, अगर अंदर में सेंटर से शुरू करें तो सेंटर पोटेंशियल होता है -3/2 gm/r, और यहाँ से ग्राफ बनाना शुरू करेंगे, यहाँ से ग्राफ बनाना शुरू करेंगे, तो देखो gm/2r³ 3r का सब कांस्टेंट है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू r², पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू r²। अरे सारे टर्म कांस्टेंट है, gm/2r³ 3r² सब कांस्टेंट है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू r², मतलब अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, तो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ सरफेस तक सही है, उसके बाद ये फॉर्मूला लगेगा आउटसाइड वाला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। मतलब ये है तुम्हारा पैराबोला, पैराबोला, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मुझे खुद ही समझ आ रहा है यार, खुद ही मजा आ गया, ये ग्राफ बन गया, समझ आया बहुत अच्छे से। चलो, और ये पूछा जाता है, और इलेक्ट्रोस्टैट में ठीक यही कहानी है, तो आपको समझ आना चाहिए। पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग, अरे यार इसको तो खत्म ही कर दिया पहले ही हमने। पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग एज वी हैव कैलकुलेटेड, ओह अच्छा, यहाँ पे पोटेंशियल यूनिफॉर्म रिंग का होगा V इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M पूरा मास इंटू हर मास से यहाँ का डिस्टेंस मैंने बता दिया था तुम्हें, r² प्लस x² और हाफ, ये पोटेंशियल है, ये फील्ड है। ये फील्ड में ग्रेविटी में बढ़ा दूंगा बहुत अच्छे से, इसलिए मैंने यहाँ पे फील्ड नहीं बढ़ाया, दोनों सेम होता है। इलेक्ट्रोस्टैट में पोटेंशियल और फील्ड की वैल्यू सेम आती है, बस यहाँ पे G है, वहाँ पे K है, यहाँ पे M है, वहाँ पे Q है ना, तो कोई खास बात यहाँ पे नहीं है। इसके वेलोसिटी का कांसेप्ट आप जानते हैं बहुत अच्छे से। इफ पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज assumed to be 0, then the potential at the center of earth will, potential of the surface of earth is assumed is 0। अगर एक सॉलिड स्फीयर, तुम अर्थ को हटा के यहाँ पे सॉलिड स्फीयर भी आप मान सकते हो, ठीक है। तो मैं आपके अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा चेक करना चाहता हूँ, बढ़िया सवाल है, तो मैं इसका सॉल्यूशन कल बताऊंगा, सवाल समझा देता हूँ। पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर इज assumed to be 0, मैं पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी कहीं का भी 0 मान सकता हूँ। तो मान ले सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी को मैंने 0 assume कर लिया, तो सेंटर का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये सवाल है, यही तो सवाल है। देन द पोटेंशियल एट द सेंटर, सेंटर का पोटेंशियल कितना होगा। और गलती से अगर मैं पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी बोल देता हूँ तो एक ही बात है, एम मास में जो एनर्जी स्टोर है वो पोटेंशियल एनर्जी, और यूनिट मास में जो एनर्जी स्टोर है वो पोटेंशियल हो, ठीक है। चलो, तो ये सवाल आपको घर से करना है, और यहाँ पे हमने सेकेंड लेक्चर खत्म कर लिया। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ आज आपको सिखाई है, लेकिन एक सवाल लास्ट में मैंने छोड़ दिया है। मैंने आपको बहुत मेहनत से पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट सीखा, मैंने आपको सिखाया है, जो लाइन बोल रहा हूँ ये यूज करना, ध्यान से सुनना। पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस पॉइंट, कहीं पे भी आप पोटेंशियल 0 मान सकते हैं, लेकिन चेंज पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन रेफरेंस पॉइंट, चेंज की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो पहले इंफिनिटी पे 0 मान के जो चेंज था
अब कहीं पे भी जीरो मान के चेंज वही रहेगा, तो चेंज का कंसेप्ट है, ये ले मजा आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? धन्यवाद आपका बहुत बहुत।